हेलो एवरीवन, तो ये हमारा 6 लेक्चर है और हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे 2 चैप्टर। अब सोच रहे होगे क्या हम हर लेक्चर में तो एक ही चैप्टर कंप्लीट करते आए हैं, पर आज ऐसा क्या हो रहा है कि मैं 2 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में और इकोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर आता है, सबको पता है। तो 4 चैप्टर कुछ ये है ना, तो हम आज कंप्लीट करेंगे इकोसिस्टम और दूसरा पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो मैंने ये दोनों को कंबाइन इसलिए किया है ना, क्योंकि मैं अगर आपको इकोसिस्टम के बारे में बता दूं तो मुझे बीच में बताना पड़ रहा है कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या है। और अगर मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को बताता हूँ तो फिर से मेरे को इकोलॉजी इकोसिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने दोनों को कंबाइन किया है ना, तो इससे मुझे भी ईजी पड़ेगा एक्सप्लेन करने में और आपको भी याद करने में ईजी पड़ेगा। तो मैंने इसलिए आज हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम। तो बताते हैं इकोलॉजी की, पहले बात करते हैं कि इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या। अगर आप इकोलॉजी जो वर्ड है इसको भी तोड़ो बीच से तो क्या निकलेगा, एक इको और एक लॉजी। ईगो का मतलब क्या होता है, होम या तो हैबिटेट, और लॉजिक मतलब सबको पता है क्या होता है, स्टडी होता है। तो हम इकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, होम और हैबिटेट की स्टडी करेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें इस इकोलॉजी के अंदर, हमें मेन जो है वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के अंदर 2 फैक्टर पढ़ेंगे, वो है कौन कौन से, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर को सिंपल से अगर समझो तो बायोटिक फैक्टर वो फैक्टर है जिसके अंदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। एबायोटिक फैक्टर वो फैक्टर जिसके अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि हो गया अपना लाइट हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, सारे सारे कैसे फैक्टर आ जाएंगे, टेम्परेचर हो गया, सारे कैसे क्या फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर आ जाएंगे। और बात करेंगे हम इसमें कुछ इंटरेक्शन के बारे में। अब मैं एक चीज में ध्यान से बताने वाला हूँ आपको, है ना। एक तो वर्ड आता है इंटरक्शन और एक वर्ड आता है इंटरएक्शन, मतलब INTR इंटर और एक होता है INTR इंट्रा। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट और इंट्रा का मतलब होता है सेम। कंफ्यूज मत होना। कभी कभी गौर करना कि नॉर्मल लाइफ में अगर आप कभी मैच क्रिकेट मैच देखते हो तो आप क्या बोलते हो, इंटरनेशनल मैच चल रहा है। इंटरनेशनल मैच का मतलब क्या होता है कि 2 डिफरेंट डिफरेंट नेशन के होने वाले बीच का मैच, वही हो गया इंटरनेशनल मैच। अगर आप बोलते इंट्रानेशनल, इसका मतलब समझ रहे हो कि दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेम नेशन से। जैसे कि आप IPL देखते ही होगे, सिंपल सी बात है, सारे इंडिया इंडिया के प्लेयर ही रहते हैं ज़्यादा मैक्सिमम। तो वो जो मैच हो रही है वो किसके बीच हो रही है, कोई इंडिया के बीच में, तो एक ही नेशन के बीच हो रही है, तो वो उसको कैसा मैच बोलेंगे, इंटरनेशनल मैच बोलेंगे, है ना। तो इंट्रा और इंटर दोनों में कंफ्यूज मत होना। और हम पढ़ेंगे इसमें हायरार्की लॉ के बारे में। हायरार्की लॉ का क्या है था, सबको ये तो पता होगा कि बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि हम क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ही तो है। हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सारे सिस्टम तो है हमारे अंदर, है कि नहीं। तो ये बता दूं कि जो ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनने तक की स्टडी होती है ना, उस स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। क्लियर है। अब आगे आते हैं, तो जब ऑर्गेनिज्म रेडी हो गया, ये ऑर्गेनिज्म आगे जाके क्या करेगा, पॉपुलेशन बनेगी। जब बहुत बहुत सारे जब ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो आगे जाके क्या बनेगा, एक पॉपुलेशन बनेगा। और बहुत सारे पॉपुलेशन, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन मिल करके एक कम्युनिटी कम्युनिटी बनाते हैं, जिस कम्युनिटी को कहते हैं बायोटिक कम्युनिटी। अगर मैं एक ट्रिक दूं इसे समझाने के लिए, तो जैसे देखो, हम क्या है, हम इंसान हैं, हम जहाँ पर रह रहे हैं, अगर इंसान ही एक जगह रहता है तो हम कहेंगे वो इंसान का पॉपुलेशन है। अगर मान लो कहीं एनिमल्स रहते हैं बहुत सारे, तो हम कहेंगे वो एनिमल्स का पॉपुलेशन है। अगर दोनों को मिला दो, इंसान और एनिमल जो भी है, अगर मिला दो तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस का जो पॉपुलेशन होगा उसको ही कहेंगे बायोटिक कम्युनिटी। क्लियर है। और जब बहुत सारे बायोटिक कम्युनिटी मिलते हैं ना, तब जा करके एक इकोसिस्टम हमारा बनता है। और मैं बता दूं कि ये ऑर्गेनिज्म बनने से इको इको ऑर्गेनिज्म से इकोसिस्टम बनने तक की जो स्टडी होती है, उसकी स्टडी को ही कहते हैं इकोलॉजी। तो आप समझ सकते हैं कि इस इकोसिस्टम के अंदर हम क्या क्या बारे में पढ़ेंगे ना, इस इकोलॉजी के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे अंदर इसके अंदर आएगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन तो आना ही आना है ना। इकोसिस्टम तो आएगा ही आएगा। तो ये सारे सारे स्टडी करेंगे ना इस चैप्टर के अंदर, तो बिल्कुल करेंगे। तो ये चैप्टर को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत छोटी-छोटी बातें बताई गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से तो आप स्किप नहीं करोगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो चलो अब मिलते हैं फिर लास्ट में, तब तक आप ये जो है चैप्टर को एंजॉय करो। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हमने पहले ही दे लिया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम कहता है कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हमें बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर देखने को मिलता है, हम कहेंगे उसे इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या है प्रेजेंट है, तो एक ऑर्गेनिज्म होता है और इन्वायरमेंट होता है, बायोटिक फैक्टर होते हैं और एबायोटिक फैक्टर होता है।
तब जाके समझो तो एक इकोसिस्टम बना है। और हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म दो तरह का होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। क्लियर है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इस इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है बायोटिक फैक्टर भी और एबायोटिक फैक्टर भी। क्लियर है। बायोटिक फैक्टर मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, और एबायोटिक फैक्टर जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये कहते हैं हम फिजियोकेमिकल फैक्टर। ये एबायोटिक फैक्टर का दूसरा नाम है, क्या है, फिजियोकेमिकल फैक्टर भी है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एबायोटिक फैक्टर के एग्जाम्पल क्या है। तो एबायोटिक फैक्टर के अंदर आता है लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सोइल एंड एयर, है ना। ये सारे के सारे कैसे फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर। मतलब सिंपल सी बात है कि जिंदा है क्या, नहीं है, इसमें क्या ये लिविंग है क्या, नहीं है, तो ये कैसे फैक्टर हो गए, एबायोटिक फैक्टर हो गए। और इस पांचों में से भी सबसे ज्यादा रिलेवेंट फैक्टर कौन सा, किसको माना गया है, तो इस टेम्परेचर को सबसे ज्यादा रिलेवेंट फैक्टर माना गया है। आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि इसमें नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। तो हमने बात किया इस बायोटिक फैक्टर के अंदर भी क्या आता है, दो स्पीसीज होते हैं, एक होता है सेम स्पीसीज और एक डिफरेंट स्पीसीज। सेम स्पीसीज जैसे कि मान लो लायन और लायन, ये कैसे स्पीसीज, सेम स्पीसीज हैं। डिफरेंट स्पीसीज को मान लो जैसे कि लायन और डॉग, दोनों कैसे स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं। लेकिन हैं कैसे के, ये कैसे हैं, ये मतलब ये ऑर्गेनिज्म ही तो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है, तो किसके अंदर आएंगे, बायोटिक के अंदर आएंगे। तो ये कहता है कि अगर किसी भी सेम स्पीसीज के बीच में होने वाला अगर इंटरेक्शन है, तो इस इंटरेक्शन को हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ध्यान से सुनना, अगर किसी दो सेम स्पीसीज के बीच में अगर होने वाला इंटरेक्शन है, तो हम उस इंटरेक्शन को कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और डिफरेंट स्पीसीज कहता है कि अगर किसी दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के साथ, जैसे लायन और टाइगर हैं, तो वो दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो उस दोनों स्पीसीज के साथ जो भी होने वाला इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। कंफ्यूजन आती है ना ये इंटर और इंट्रा में, मैंने तो ये इसको जो है ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर में भी कवर किया हुआ है, पर कोई बात नहीं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो इंटर और इंट्रा का मतलब क्या है, देखो इंटर का मतलब ही होता है कि दो डिफरेंट, है ना, जैसे कि हम कहते हैं ना इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं, तो क्यों कहते हैं इंटरनेशनल मैच, क्योंकि इसमें दो बोलो कि दो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ होने वाला मैच होता है, दो डिफरेंट डिफरेंट नेशन के साथ होने वाला मैच है, इसीलिए तो हम उसको कहते हैं इंटरनेशनल मैच, है ना। तो इंटर से ही आपको याद हो जाएगा कि वो इंटर का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट, या फिर मान लो डिफरेंट स्पीसी। और इंट्रा का मतलब ही होता है कि सेम, है ना। तो इंटर से याद रखना आप, इंटरनेशनल मैच जैसे कि हो गया इंडिया और पाकिस्तान, तो क्या हो गया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेशन है ना, तो दो डिफरेंट नेशन के बीच होने वाला मैच, इसलिए कहते हैं इसको इंटरनेशनल मैच। तो यहाँ अगर दो डिफरेंट स्पीसीज की बात करो, तो दो डिफरेंट स्पीसीज में क्या हो जाएगा, इंटर स्पीसीज, है ना, इंटर स्पीसीज। क्लियर है, अब कंफ्यूज नहीं होगा ना ये इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में। क्लियर है, चलो आगे आगे बात करते हैं, इन थोड़ी सी कुछ कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करें इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में, तो जैसे हो गया मैन और मैन के बीच होने वाला इंटरेक्शन, कैसा इंटरेक्शन कहलाएगा, इंटर इंटर या इंट्रा, तो ये दोनों सेम है, तो सिंपल बात है इंट्रा होगा। एनिमल और एनिमल के बीच क्या है, दोनों सेम है, मतलब कैसा होगा, इंट्रा होगा। अब मैन और वुमेन, अब जो अगर बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे वही बोल सकते हैं कि ये एग्जांपल इंटर का है, इंटर स्पेसिफिक का है, लेकिन अगर जो पढ़े होंगे तो वो जरूर बोलेंगे कि ये जो एग्जांपल है ये इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि मैन भी कैसे होते हैं, होमोसेपियंस होते हैं, और वुमेन भी कैसे होते हैं, होमोसेपियंस होते हैं। देखो स्पीसीज के अंदर आते हैं, जीनस स्पीसीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप याद कर पाओगे, है ना। तो ये दोनों कैसे हैं, सेम स्पीसीज हैं, दोनों के बीच होने वाला इंटरेक्शन कैसा इंटरेक्शन कहलाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहलाएगा। अब अगर बात आती है तो जो अगर इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन अगर होता है, तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, तो दोनों के बीच मैटिंग देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात है, हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी क्लियर किया है ना कि मेन और फीमेल में क्या होती है, मैटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर पढ़ा होगा तो उस टाइम मैंने भी बात कही है। देखो मैंने जो सीक्वेंस बनाया है बहुत मुश्किल से कि आपको जो है याद होता जाए, अगर उस सीक्वेंस में अगर आप वीडियो को देखोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप आराम से चैप्टर को समझ सकते हो, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना बहुत मुश्किल है यार। ठीक है, तो मेन और वुमेन दोनों बीच क्या होगी, मैटिंग होती है,
सिंपल सी बात है। अब सिंपल, और उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, पेरेंटल केयर भी तो देखने को मिलेगा ना, है ना कि नहीं। अगर मदर और फादर जो है वो अपने बच्चे की कितनी केयर करते हैं तो पेरेंटल केयर भी देखने को मिलता है ना। सिंपल सी बात है, मिलता है। पॉपुलेशन होता है तो ग्रुप फॉर्मेशन भी देखने को हमें मिलेगा इससे। और लास्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारा कंपटीशन। कंपटीशन होता है कि नहीं होता हमारे भी, जैसे कि अभी हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो कंपटीशन ही तो कर रहे हैं ना। क- क्योंकि क्यों अब कंपटीशन करते ही क्यों है, कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि हमारी नीड जो है वो सेम हो जाती है ना। हम चाहते हैं कि नहीं मेरा नीट क्लियर हो, तुम चाहोगे कि नहीं तुम्हारा नीट क्लियर हो, तो ये क्या है, दोनों के बीच क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है ना। लेकिन अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इस कंपटीशन में कंपटीशन करने से ना दोनों का लॉस होता है, दोनों का घाटा है, किसी का प्रॉफिट नहीं होता। कंपटीशन में दोनों का घाटा होता है, ये याद रखना है ना, क्योंकि मैं इस पॉइंट को आगे मैं बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है, बहुत इजी जा रहे हैं अभी। एक एग्जांपल है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का, वो भी देख लेते हैं, जैसे कि मैन और एनिमल्स, है ना। हमें लगाव नहीं होता है क्या, जैसे डॉग है ना, मान लो मैन में कोई भी ले लो और एनिमल मतलब डॉग मान लो, तो हमें कैसे उसके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो उस इंटरेक्शन कैसा इंटरेक्शन कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, क्योंकि ये दोनों कैसे स्पीसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो कैसा इंटरेक्शन होगा, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो जाएगा। आगे आते हैं, आगे है हमारा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, तभी हम बात कर रहे थे सिर्फ बायोटिक और एबायोटिक के बारे में, जिसमें बायोटिक के अंदर हमने दो पढ़ा, है ना, दोनों पढ़ा ना, कि एक सेम स्पीसीज एक डिफरेंट स्पीसीज। अब हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में दो आते हैं, एक होता है बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन, एक होता है बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन जैसे कि मतलब क्या है, लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच होने वाला इंटरेक्शन, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया है ना कि बायोटिक का मतलब क्या समझना आना है आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया है यहाँ पर, है ना। तो बायोटिक और बायोटिक इंटरेक्शन, जैसे कि मान लिया जाए कि लायन और टाइगर के बीच होने वाला इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा, वो भी तो एक बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। कोई भी मान लो यहाँ मेन और डॉग भी मान लो, तो ये भी कैसा हो जाएगा, वो भी हो जाएगा बायोटिक बायोटिक, क्योंकि दोनों तो लिविंग है ना। क्लियर है। अब आते हैं बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन के बारे में। तो बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन जैसे कि हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है आपको पता है ना, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर से क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। सिंपल सी बात है, बनाते हैं ना। तो अब आपके दिमाग में ये सोच रहे होगे कि इसमें बायोटिक का तो रोल समझ में आता है, पर एबायोटिक का कैसे। तो देखो, फोटोसिंथेसिस होता किस पे है, प्लांट पे होता है। प्लांट कैसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लांट कैसे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना। और पता है ये अपना खाना किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं ना, सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। मैं यहाँ डायग्राम दे दूंगा, अब तभी आप क्लियर कर लेना, तो और चीज समझ आओगे, पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो खाना अपना कैसे बनाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में तो बनाते हैं। और मैंने पहले ही बताया ना कि लाइट कैसा फैक्टर है, लाइट कैसा फैक्टर है, तो ए बायोटिक फैक्टर है। तो ये इंटरेक्शन कैसा इंटरेक्शन कहलाएगा, तो ये इंटरेक्शन कहलाएगा बायोटिक ए बायोटिक इंटरेक्शन। बहुत ही क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया ना, बहुत इजी जा रहे हैं यार, बहुत इजी जा रहे हैं। ये लो, तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस दिया था। फिर से बात कर लेते हैं कि इन्होंने बताया था कि एक एटम जो है आगे जाके क्या, बहुत सारे एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, जैसे दो या दो से अधिक एटम मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और उस मॉलिक्यूल से क्या होता है, तो सेल ओरिजिनेट होता है। उस उससे क्या आगे जा करके बनेगा, सेल बनेगा। उस सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म बनता है ना। अब यहाँ मुझे एक पॉइंट बतानी है आप लोग को, है ना। ये जो मैंने बताया ना कि अभी तक की ऑर्गन है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है ना। तो मुझे एक आपको यहाँ पर एक पॉइंट बतानी है कि ये जो ऑर्गन से लेकर के ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गन से ये ऑर्गेनिज्म बनने तक जो भी हम स्टडी करते हैं ना, उस स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ये याद रखना है कि ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनने तक का जो भी प्रोसेस है, उसकी जो स्टडी करते हैं हम, उस स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है।
और ऑर्गेनिज्म के बाद क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन बनेगा। बहुत सारे पॉपुलेशन जब मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन, या फिर ये बोलो तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन मिल करके एक कम्युनिटी बनाते हैं। उस कम्युनिटी को कहते हैं बायोटिक कम्युनिटी। और वो कम्युनिटी ही आगे जा करके क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। और इकोसिस्टम के अंदर ही तो हम पढ़ेंगे हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। और ये इकोसिस्टम आगे जा करके बायोम का फॉर्मेशन करती है, और ये बायोम आगे जा करके बायोस्फीयर बनाता है। अब यहाँ भी ये समझना कि हमने तो बोल दिया कि ऑर्गेन्स और ऑर्गेनिज्म तक के स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म से लेकर के ये जो बायोस्फीयर तक की जो भी होने वाले रिएक्शन है, जो भी इसकी स्टडी है ना, उस स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ना कि ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर तक के जो जो प्रोसेस होते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। या फिर पॉइंट जो है लिख लेना आप, है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे आते हैं। तो बायोटिक कम्युनिटी को मैंने इस तरह से यहाँ बताया है, जैसे कि मान लो ये जो है क्या है, मान लो कोई स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, मान लो ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज जो है बी है, ये सी है ना, सी है, ये डी है ना, ये ई है, ये एफ है। तो कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन से मिलकर के ही क्या बना है, एक लार्ज कम्युनिटी बनता है, जिसको हम कहते हैं बायोटिक कम्युनिटी। क्लियर है? और वही आगे जाके क्या बनाता है, बायोम बनाता है। उस बायोम को हम कहते हैं लार्ज रीजनल इकोसिस्टम। क्या कहते हैं, लार्ज रीजनल इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये आगे जाके क्या बना रहा था, बायोस्फीयर बना रहा था। उस बायोस्फीयर को क्या कहते हैं, इसके अंदर आता है इंटायर हैबिटेबल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑन अर्थ। जितने भी समझो प्लांट हमारे अर्थ में है ना, सारे के सारे किस में आते हैं, इस बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। और इस बायोस्फीयर की बात करो, जिसके अंदर भी मैंने नहीं बताया क्या, जिसमें लगता है मिस हो गया है, इस पे मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, है ना। वो पॉइंट आप नोट कर लेना, क्योंकि इस बायो लगता है मैंने मिस कर गया भाई। मुझे ये बताना है कि इसके अंदर ना 3 लेयर आते हैं, ठीक है, वो बता देता हूँ आपको, आप लिख लेना। इस बायोस्फीयर के 3 लेयर आते हैं, कौन कौन से, ट्रोफोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर ना। ट्रोफोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं, मतलब उड़ती हैं। क्लियर है? हाइड्रोस्फेयर वो लेयर है जहां पर हम लोग रहते हैं, जैसे कि हो गया लेक, हो गया वाटर बॉडीज, हो गए है ना, पोन्स हो गया, हम लोग हो गए, वो सारे हो गया हाइड्रोस्फेयर में। लास्ट है लिथोस्फेयर, जहाँ की एक लैंड समझो, तो लैंड को कहते हैं लिथोस्फेयर। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी मैंने मिस कर दिया, पता नहीं कहीं लिखा और लिख दिया हो, या फिर कोई बात नहीं, आप लिख लेना, बस नोट कर लेना, है ना। सॉरी भाई। अब चलो क्वेश्चन एक कर लेते हैं। क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है, जो भी हमने पीछे पढ़ा है। क्वेश्चन कहता है द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी इज। अब बताओ कि जो इकोलॉजिकल स्टडी, मतलब इकोलॉजी की जो स्टडी है, वो उसका बेसिक यूनिट क्या है। बेसिक यूनिट मतलब कि स्टार्टिंग से। तो आप अब खुद सोचो, अभी थोड़े देर पहले हमने अभी कंप्लीट किया और मैंने बताया था ना कि ऑर्गेनिज्म से लेकर के बायोस्फीयर तक की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो बायो, ये जो इकोलॉजी है वो स्टार्ट किसके से हो रहा है, ऑर्गेनिज्म से ही तो स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का डेफिनेशन तो हमने पहले ही कह दिया, इसमें कुछ कुछ मैं पॉइंट्स जो है वो मैं बताता हूँ। इकोसिस्टम को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर भी कहते हैं, है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, बाकी वही लिखा हुआ है, और भी कुछ नहीं है। आप एक बार बस याद कर लेना, अगर जिसके बोर्ड एग्जाम है वो याद कर लेना, पर जिसके नहीं है, नीट एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो काफ़ी है ना। देखो बोर्ड्स एग्जाम के लिए इसलिए नहीं बोलता हूँ ना कि याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब जो होते हैं ना कि डेफिनेशन सही से मतलब आता तो है पर वो लिख नहीं पाते इंग्लिश में, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ उन्हें कि वो याद कर लें, वरना ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि वो याद कर ही लें, ठीक है, पर आप याद कर लेना। चलो कोई बात, अब आगे आते हैं। तो इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया। अब इकोसिस्टम की बात करें तो बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कम्युनिटी हमने दोनों पढ़ना है इसमें, है ना। सबसे पहले बात करते हैं तो बायोटिक कम्युनिटी में
बायोटिक कम्युनिटी के अंदर क्या क्या आएगा? बायोटिक कम्युनिटी के अंदर आ जाता है हमारे प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी। तीनों कम्युनिटी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो इसके टू एसेंशियल कंपोनेंट्स भी हैं। इस बायोटिक कम्युनिटी के दो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? ऑटोट्रॉफ और सेप्रोट्रॉफ। देखो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब सबको पता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और सेप्रोट्रॉफ्स वैसे होते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि डिकम्पोजर्स। वो ये डिकम्पोजर्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, है ना। इसका एग्जांपल है, देखो मैंने ये सेप्रोट्रॉफ का एग्जांपल दिया। जैसे देखो ये जो मशरूम है, मशरूम जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? इस ट्री पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये ट्री नहीं होता तो क्या ये होता क्या? सिंपल बात है, नहीं होता। तो ये कैसे हो जाएंगे? सेप्रोट्रॉफ हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, अब हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से आप ध्यान पूरा अच्छे से रखना, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि पहला है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब हमने बता दिया है कि दो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस के बीच होने वाला इंटरेक्शन, है ना। तो ये जो दो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस है उसके बीच जो होने वाला इंटरेक्शन है, ये भी दो तरह का होता है। पहला है पॉजिटिव इंटरेक्शन और दूसरा है नेगेटिव इंटरेक्शन। अब ध्यान से समझना, पॉजिटिव इंटरेक्शन के कहने का मतलब है कि जैसे दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे कि मान लो ना कि एक लायन है और एक डॉग है, मान लेते हैं। मैं ज्यादा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ऐसा क्योंकि मुझे इजी पड़ रहा है। क्लियर है? अब मैं आपको और इजी समझा पाऊंगा इसमें। देखो अब पॉजिटिव इंटरेक्शन कहता है ना कि दोनों स्पीसीज को फायदा होना चाहिए। लायन को भी फायदा होना चाहिए और डॉग को भी फायदा होगा, तो हम कहेंगे वो इंटरेक्शन पॉजिटिव इंटरेक्शन है। नेगेटिव इंटरेक्शन कहता है कि दोनों स्पीसीज को क्या होना चाहिए? लॉस होना चाहिए। लायन को भी लॉस होना चाहिए और डॉग को भी लॉस होना चाहिए। क्लियर है? पर अब इसके अंदर भी कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस है जो कि हमें पढ़ना है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन की। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में सबसे पहला आता है म्यूचुअलिज्म, फिर आता है प्रोटो कॉर्पोरेशन, फिर लास्ट है कॉमन्सलिज्म। म्यूचुअलिज्म कहता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होना चाहिए, या तो कम से कम एक को फायदा होना चाहिए लेकिन दूसरे को लॉस भी नहीं होना चाहिए। दूसरे को ना तो फायदा और ना ही लॉस होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि कोई भी इंसान अगर 5 रुपए में कोई चीज खरीद रहा है तो वो 5 रुपए में ही बेच दे, तो उससे ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है ना। तो उसी तरह कहना है म्यूचुअलिज्म का, या तो दोनों को फायदा हो जाए, या तो फिर एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो लेकिन दूसरे को लॉस भी ना हो। प्रोटो कॉर्पोरेशन कहता है कि दोनों को फायदा होना ही चाहिए, है ना। प्रोटो कॉर्पोरेशन और म्यूचुअलिज्म डिफरेंस क्या है कि म्यूचुअलिज्म मैनेज कर लेगा कि ठीक है कम से कम एक को तो फायदा हो रहा है, पर प्रोटो कॉर्पोरेशन नहीं मानेगा, ये बोलेगा कि मुझे फायदा हो रहा है तो तुम्हें भी होना ही चाहिए। अड़ जाएगा भाई, जिद पे ही है। और कॉमन्सलिज्म कहता है कि एक को फायदा देगा, दूसरे को ना तो फायदा देगा और ना ही घाटा देगा, ना तो लॉस देगा, है ना। अब एक एक करके पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म की। तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे मेन एग्जांपल अगर मैं बताऊं ना, सबसे मेन एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है जो कि आपको नीट में भी पूछा जाता है, ये फिग ट्री एंड फिग वास्प। फिग ट्री और फिग वास्प जो है कि म्यूचुअलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना गया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन जो है नीट में पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया था। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलो इससे, इसको, है ना। यहाँ पर ये क्या आपको पता है कि इकोलॉजी, ये जो है चैप्टर है ना, इकोलॉजी जो है नीट के रिगार्डिंग अगर समझो तो 7 to 9 क्वेश्चन जो है ये अकेले कवर करता है। तो समझ रहे हो 7 to 9 क्वेश्चन का मतलब? आप खुद सोच लो कि इतना क्वेश्चन आप खुद इससे प्रिपेयर कर सकते हो और कोई ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट नहीं है। अब बस ध्यान से सुनते जाना, है ना। तो म्यूचुअलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? फिग ट्री एंड फिग वास्प है। बाकी और एग्जांपल भी हैं पर उतने मतलब समझो तो उतने वो जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि ह्यूमन एंड गट बैक्टीरिया, ये भी म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, जब दोनों को फायदा होगा, या तो एक को फायदा और एक को तो फायदा ना तो लॉस, है ना। बीज और फ्लावर्स और भी बहुत सारे हैं, आप एक बार रीड कर लेना, पर सबसे मेन एग्जांपल मैं बताऊंगा रहा हूँ कि ये यही है ना।
उसके बाद आते हैं प्रोटोकॉर्पोरेशन में। प्रोटोकॉर्पोरेशन कहता है कि दोनों को फायदा होना ही चाहिए। इसका एग्जांपल है हिप्पो और टिक बर्ड। हिप्पो और टिक बर्ड, देखो दोनों कैसे स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं। कैसा हो तो इसको क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ही तो कहेंगे ना, तो सही चल रहे हैं, ठीक है। अब हिप्पो और टिक बर्ड का क्या है ना कि हिप्पो जो होते हैं वो क्या होता है, इसके ऊपर जो है कि टिक बर्ड जो है बैठती है और उस हिप्पो के ऊपर बैठे हुए जो भी कीड़े होते हैं ना उसको ये चुनती है और ये खाती है। इससे दोनों को फायदा ये हो रहा है कि ये हिप्पो में जो कीड़े लगे हैं वो खत्म हो रहे हैं और दूसरा इस बर्ड का क्या हो रहा है, पेट भर जा रहा है। तो दोनों को फायदा हो रहा है। इन द केस ये कौन सा कॉर्पोरेशन होगा, प्रोटो कॉर्पोरेशन। कौन सा एग्जाम्पल है ये, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन का एग्जाम्पल हुआ। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल है, क्या है, सी अनेमोन और हर्मिट क्रैब के। ये दोनों को क्या होता है, दोनों को प्रॉफिट होता है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएंगे, प्रोटो कॉर्पोरेशन का एग्जांपल हो जाएगा। फिर है कॉमनसलिज्म। कॉमनसलिज्म कहता है कि ये एक को फायदा तो दूसरे को ना तो फायदा होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। देखो कॉमन का मतलब होता है टुगेदर। कॉमन का मतलब क्या होता है, टुगेदर होता है। और एंसलिज्म का मतलब होता है ईट, मतलब टुगेदर टू ईट। टुगेदर टू ईट होता है। इसका मतलब क्या है कि साथ में मिलकर खाना। जैसे कि देखो ये शक्कर फिश है और ये शार्क है ना, शक्कर फिश और शार्क। इसमें ज्यादातर फायदा जो है ना वो शार्क को होता है, लेकिन सॉरी मैं गलत बोल दिया। इसमें ज्यादातर फायदा जो है ये शक्कर फिश को होता है। क्यों होता है ना, क्योंकि ये शार्क होता है, शार्क के बॉडी में ना कुछ चीज फंस जाता है जिसको ये शक्कर फिश क्या करती है, वो उसको खा लेती है। तो इससे क्या होता है ना, शक्कर फिश का पेट भर जाता है। अब पेट इसका भर गया तो इसके लिए तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है। लेकिन शार्क को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो रहे कचड़ा बन के रहे या कुछ भी रहे, उसको कोई, शार्क को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर शक्कर फिश उसको खा भी रहा है तो शक्कर फिश का ही फायदा हो रहा है सिर्फ, शार्क को उससे ना तो कोई फायदा हो रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉमनसलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरी तरह दूसरा एग्जाम्पल है ई कोलाई और ह्यूमन है, ठीक है, बैंड लिख दिया मैंने, सॉरी, ये बी नहीं होगा एंड ह्यूमन होगा। टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाती है। तो इकोलाई और ह्यूमन के बीच भी जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, इंटरेक्शन पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर आता है। और उसमें भी कौन सा, तो कॉमनसलिज्म में आता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन की। तो नेगेटिव इंटरेक्शन में सबसे पहले आता है एक्सप्लॉयटेशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। इस एक्सप्लॉयटेशन को मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है क्योंकि ये नीट में भी पूछा जाता है ना। तो उसमें उस टाइम आप कहीं गलती ना कर लो, इसलिए मैं इसको बताता हूँ। और पॉजिटिव इंटरेक्शन से ज्यादा नेगेटिव इंटरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आते हैं तो एक्सप्लोरेशन की बात करो तो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को क्या होना चाहिए, फायदा, एक स्पीसीज को क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए और दूसरे को घाटा होना चाहिए। ये भाई सिर्फ अपना फायदा देखेगा, दूसरे का नहीं। मतलब कि ये जिंदा रहने के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए, अपने शेल्टर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार भी सकते हैं, दूसरे स्पीसीज को मार भी सकते हैं अपने जिंदा रहने के लिए। अब वैसे भी उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पैरासिटिज्म, दूसरा होता है प्रीडेशन। पैरासिटिज्म कहता है कि जो स्मॉल पैरासाइट्स होंगे, मतलब जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होंगे, स्मॉल स्पीसीज होंगे, उसको फायदा होगा और जो बड़े स्पीसीज होंगे उसको घाटा होगा। लेकिन प्रीडेशन कहता है कि जो बड़े स्पीसीज होंगे उनका फायदा होगा और जो छोटे स्पीसीज होंगे ना उसका घाटा होगा। ऐसा क्यों होगा, देखो प्रीडेशन का कहने का मतलब है कि जो बड़े स्पीसीज होंगे वो क्या कर लेंगे, वो क्या करेंगे, छोटे स्पीसीज को मार देंगे। क्यों मारेंगे, तो अपने शेल्टर्स के लिए, जिंदा रहने के लिए, फूड के लिए, है ना, वो क्या करेगा, मार देगा। जैसे कि मान लो लायन है, अब लायन के सामने कोई भी रैबिट उबिट दिख जाए तो वो क्या करेगा, रैबिट से वो डरेगा क्या, नहीं डरेगा, सीधा भाई उसको मार देगा क्योंकि वो उसका फूड है। क्लियर है यहाँ तक, उसका फूड है तो वो उसको मार देगा। उससे तो लायन को फायदा हो जाएगा कि उसका भूख मिट जाएगा, पर जो मर गया उसको तो घाटा हुआ ना भाई। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सप्लोइटेशन का है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पैरासिटिज्म कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, छोटे ऑर्गेनिज्म को भी फायदा हो सकता है। इसके भी दो केसेस हैं, कैसे, कौन से केसेस है, पहले वो देखो। पहला केस कहता है इक्टोपैरासाइट और दूसरा है एंडोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट कहता है कि जो बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब कि बॉडी के होस्ट में प्रेजेंट है ना।
इक्टोपैरासाइट। और इंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, मतलब कि जो बॉडी, ऐसे पैरासाइट्स है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि जो डायरेक्ट इफेक्ट इसको कर दे, लीवर को इफेक्ट कर दे, किडनी को इफेक्ट कर दे, तो वो कैसे पैरासाइट कहलाएंगे? इंडो पैरासाइट्स कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अब खुद सोचो, अगर लीवर को इन्फेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी को ही तो इन्फेक्ट कर रहे हैं ना। तो हमारा बॉडी अगर इन्फेक्ट हो जाएगा तो हम मर सकते हैं। लेकिन अब इफेक्ट जो कर रहा है वो छोटे छोटे पैरासाइट ही तो कर रहे हैं। तो छोटे पैरासाइट्स इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब उससे उनको क्या कर रहे हैं? हमारे लीवर किडनी को डैमेज कर रहे हैं। लेकिन उससे छोटे पार्टिकल, जो भी छोटे पैरासाइट्स हैं, उसको तो फायदा हो रहा है ना। लेकिन हमें तो घाटा हो रहा है, मतलब बड़े बॉडी को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो मतलब छोटे को फायदा हो रहा है और बड़े को घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इक्टोपैरासाइट्स के अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इक्टोजू पैरासाइट्स और एक होता है इक्टोफाइटोपैरासाइट। इक्टोजू पैरासाइट कहता है कि लाइज ऑन ह्यूमन। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है फीमेल के लिए खास करके। कोई कमेंट नहीं करेगा भाई इस पे। देखो, जो लड़के या लड़कियां जो भी बोलो, उनके सर में ना जू हो जाती है। वो जू क्या करता है? हमारा ब्लड को खींचता है। तो उससे क्या हो रहा है? इस लाइस का मतलब इस जुए हैं, इनका तो फायदा हो रहा है। लेकिन हम ह्यूमन का तो क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है ना। मतलब कि छोटे को फायदा और बड़े को घाटा। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? नेगेटिव इंटरेक्शन का। उसमें भी कौन सा आता है? तो एक्सप्लॉइटेशन का एग्जाम्पल है। और उसके अंदर भी कौन सा आता है? तो इक्टोजू पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आया था। अब बताओ, अगर मैं ये नहीं बताता ना तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ देते, तो जो 4 नंबर आपका छूट जाता। और दूसरी बात ये कि ये जो इतना अंदर आप अगर नहीं पढ़ते तो आपको ये पता नहीं चलता कि इक्टो पैरासाइट भी होता है या और इंडो पैरासाइट भी कुछ होता है ना। इसलिए मैंने बता दिया है। एक होता है इक्टो फाइटो पैरासाइट, जिससे कि हो गए ये एफिड्स और इंसेक्ट। तो एक्सप्लोइटेशन यहाँ पर खत्म होता है, और मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैंने बता दिया। इक्टोजू पैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था। हम तभी से पैरासाइट पैरासाइट कर रहे हैं। अब एक टॉपिक है पैरासिटिज्म, है ना। पैरासिटिज्म, ये जो पैरासिटिज्म होता है ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाइपर पैरासिटिज्म, एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। देखो, हाइपर पैरासिटिज्म कहता है ना कि वैसे पैरासाइट जो दो दूसरे पैरासाइट्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर वो करेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो, कुछ भी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हम कैसे हैं, हम भी तो एक समझो तो एक हाइपर पैरासिटिज्म में ही आता है ना, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं। अगर अगर पेड़ नहीं रहेगा, सिंपल सी सोचो, अगर हमारा प्लांट नहीं रहेंगे, ट्रीज नहीं रहेंगे, तो क्या हम सांस ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते, क्योंकि हम डिपेंड है उस पे। हम अगर खाना नहीं खाएं तो क्या जिंदा रहेंगे? नहीं रह सकते, क्योंकि हम डिपेंड है उस पे। अगर हम पानी नहीं पिए तो क्या जिंदा रहेंगे? नहीं, क्योंकि हम डिपेंडेंट है उस पे। तो वैसे पैरासिटिज्म जो किसी और पैरासाइट्स पे डिपेंड करते हैं, वो हो जाएंगे हाइपर पैरासिटिज्म। जैसे कि लायन और डॉग, या लायन और कोई भी मान लो, कोई भी जानवर मान लो, रैबिट मान लो। तो वो क्या करेगा? लायन जो है वो डिपेंडेंट है ना, उसे लायन जो है वो डॉग पे डिपेंडेंट है, या फिर बोलो तो जो भी दूसरे स्पेसीज, दूसरे जानवर जो भी हैं उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो उसी को तो वो मार के खाएगा ना। लायन जो है उसी को तो मार के खाएगा। अगर ये नहीं दिखेगा तो ये खाएगा नहीं, अगर ये खाएगा नहीं तो ये मर जाएगा। तो मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, वो आ जाएंगे हाइपर पैरासिटिज्म में। और ब्रूड पैरासिटिज्म से ही समझ में आ रहा है कि ब्रूड है, बहुत ही ब्रूड है यार, बहुत ब्रूडल है ये। मतलब कि ये क्या करता है ना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कुकू बर्ड। ये क्या करती है कुकू बर्ड? अपना मतलब कि कोयल क्या करती है, ये दूसरे के बर्ड के घोंसले में जाएगी और उससे क्या करेगी? एक अंडा गिरा देगी, एक अंडा को गिरा देगी और अपना एक अंडा जो है वहां पर रख देगी। अब इससे क्या कर समझेगा, जो भी जिसका भी घोंसला होगा वो सोचेगी कि यार ये तो मेरा ही बच्चा है, और सेम ट्रीट करेगी। और अच्छे से क्या होगा कि जो कोयल बर्ड का जो भी बेबी है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा। बिना किसी मेहनत के समझो तो इसने क्या किया? दूसरे को मार दिया और अपने बच्चे को बचा लिया। तो इस तरह का पैरासिटिज्म कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। क्लियर है? हाँ, ये लाइन सुनी सुनी दिख रही होगी, क्योंकि अगर 3 इडियट आपने देखा है तो उसमें भी प्रोफेसर ने बताया है ये चीज। और ये है ब्रूड पैरासिटिज्म का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। ये भी समझो, क्योंकि ये मारा मारी चल रहा है पूरा। ये देखो पूरा मार रहा है भाई, मार मार मार। है ना।
अब आते हैं एमेंसलिज्म में। एमेंसलिज्म क्या कहता है कि एक को घाटा होना चाहिए लेकिन दूसरे को ना ही प्रॉफिट होना चाहिए और ना ही लॉस होना चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है ना? अब ऐसा सोचो कि ऐसा कहीं केस देखे हो क्या कि मतलब एक को घाटा हो रहा है पर दूसरे को ना ही फायदा हो रहा हो और ना ही घाटा हो रहा हो। तो ऐसा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कि बुफलो और हिडन इंसेक्ट इन ग्रास। जैसे कि जो बफलो है वो क्या खाते हैं? घास खाते हैं। अब घास में मान लो कोई कीड़ा फंस के रह गया, कोई इंसेक्ट फंस के रह गया, बफलो क्या कर रहा है? घास का तो उसको भी खा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बफलो को क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। उसे तो जो घास मिला है वो तो वही खा रहा है। उसे वैसे तो नहीं कि एक कीड़ा खा लिया तो उसे बहुत एनर्जी आ जाएगी, बहुत ताकत आ जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो बफलो को तो ना तो फायदा हो रहा है और ना ही घाटा हो रहा है। लेकिन जो इंसेक्ट था उसके बीच वो तो चला गया ना बफलो के पेट में, तो उसे तो क्या हुआ? घाटा हुआ ना। तो उसी तरह ये बफलो को ना तो फायदा और ना ही घाटा हो रहा है, पर इंसेक्ट को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो एक को ना ही घाटा हुआ ना ही फायदा हुआ, पर इंसेक्ट को लॉस हो गया। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? एमेंसलिज्म का हो जाएगा। और कंपटीशन की बात करो तो कंपटीशन क्या कहता है ना, कंपटीशन के बारे में मैंने बताया था ना, कंपटीशन जो होता है इससे दोनों का घाटा होता है। इसलिए कहा था, देखो यहाँ दोनों स्पीसीज हैं, दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्यों को लॉस होता है? तो इसकी नीड सेम है ना। अगर ये घास खाएगा तो वो, जैसे कि मान लो कि एक गोट है और एक रैबिट मान लो, या फिर एक मान लो एक गोट है तो और एक टर्टल है। दोनों का काम क्या है? एक गोट है और एक टर्टल है, ठीक है। दोनों क्या खाएगी? घास खाएगा। ये भी घास खाएगा और ये टर्टल भी मान लो घास खाता है। तो ये क्या करेगा? ये जो गोट है ये तो तेजी से खाएगा और ये जो टर्टल है धीरे धीरे खाएगा। लेकिन लैंड तो सीमित है ना, लैंड तो एक ही जगह पे जाके खत्म हो जाएगा, घास जो है एक जगह पे खत्म हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कौन ज्यादा खा पाएगा। तो ये गोट तो खा लेगा ज्यादा, है ना, तो ये तो बच जाएगा। लेकिन ये टर्टल नहीं खा पाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन अब ये सोचो, अभी तो लग रहा होगा ना कि हाँ इसका तो फायदा हो रहा है, पर इसका फायदा नहीं हो रहा। अब घास अगर खत्म हो जाएगा तो अगला दिन ये भी क्या खाएगा? तो कंपटीशन से दोनों को नुकसान होता है, किसी को फायदा नहीं होता। जैसे कि देखो यहाँ पर ये डॉग है, ये भी डॉग है, दो डॉग ही है ना, या भेड़िया है यार। पता नहीं। पर देखो दोनों क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं ना। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि इसके लिए, हिरन के लिए, इस हिरन के लिए। दोनों में से जो जीतेगा वो हिरन को खा लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इनकी नीड सेम है। ये भी खाना चाहता है इसको, ये भी खाना चाहता है इसको। दोनों के बीच क्या होगी? लड़ाई तो होगी ना इसको पाने के लिए। अब दोनों में से जो जीतेगा वो इसको खाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको भी तो घाटा हो, दोनों में से एक को भी तो घाटा ही हो रहा है ना। ये तो मर गया तो इसको तो घाटा हो ही गया। लेकिन दोनों में से भी तो एक को भूखा रहना पड़ेगा, तो उसमें भी तो लॉस है। तो इसीलिए कहता है कि जो कंपटीशन है दोनों को प्रॉब्लम होती है, दोनों का लॉस होता है, क्योंकि उसकी नीड सेम होती है। क्लियर है यहाँ तक? देखो बहुत इजी से जा रहे हैं हम। कोई भी मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जो आपको समझ नहीं आया हो, क्योंकि मैं एक चीज़ को 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। वो इसलिए क्या कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, तो इसको पढ़ना है तो इसके लिए एक मैंने डायग्राम दिखाया है, इसके आप बहुत इजी से समझ सकते हो, है ना। जैसे देखो ये क्या है? सन है। सन में कौन सी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी होती है। ये क्या देगा? लाइट देता है। और इससे हमें पता है कि लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसमें अपना जो फूड, ये जो प्लांट है अपना खाना क्या करती है? खुद बनाती है, फूड खुद बन फॉर्म करती है। यहाँ तक तो सभी को पता है। तो प्लांट के फॉर्म के हमें और एक चीज पता है कि कुछ भी चीज करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इस प्लांट के अंदर क्या है? कहीं ना कहीं तो एनर्जी प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट तो है। तो जो फोटोसिंथेसिस जो भी कर रहा है ना, ये प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उस टाइम जो भी एनर्जी को इसने स्टोर्ड करके रखा है, उसी एनर्जी को हम कहते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट। अब मान लो कि ये जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट है, मतलब वो एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस करने के टाइम इस प्लांट ने एब्जॉर्ब करके रखी, है ना। अब फोटोसिंथेसिस किया है तो कहीं ना कहीं ये इसने रिस्पायरेशन भी तो किया होगा ना। सिंपल सी बात है, प्लांट रिस्पायरेशन भी तो करती है, मतलब CO2 को लेती है और ऑक्सीजन को देती है। तो वो इसने रिस्पायरेशन भी तो किया होगा।
क्लियर है यहाँ तक? रिस्पायरेशन भी तो किया होगा ना। क्यों किया होगा? क्योंकि सेलुलर वर्क है ना, एनर्जी यूज्ड फॉर सेलुलर वर्क, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये सेलुलर वर्क करने में ना हेल्प करेगा। तो सेलुलर वर्क जैसे कि इसका काम क्या है, इस प्लांट का काम क्या है, तो रिस्पायरेशन करना ही तो काम है, ऑक्सीजन को देना है और CO2 को लेना है, यही तो काम है इसका। क्लियर है ना? तो अगर उसमें से इस जीपीपी में से, मतलब इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिव, इसका मतलब क्या है, एक ये वो एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस करने टाइम जो इसने एब्जॉर्ब किया था, वो एनर्जी जो है आगे जा करके क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन अगर करवा रहा है, और हम इस रिस्पायरेशन कराने में जितना इस प्लांट ने अपना एनर्जी यूज किया होगा, वो एनर्जी को अगर हम हटा दें इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, तो हमें बनेगा क्या, मिलेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगा। इसका फॉर्मूला, इसका आपको प्रोसेस मैंने बता दिया, पर आपको बता दूं तो मेन आपको समझना है इसमें कि एनपीपी का फॉर्मूला जो कि होता है जीपीपी माइनस आर, और आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन, और दूसरे फॉर्म में अगर बोलो तो एनर्जी यूज्ड फॉर सेलुलर वर्क। क्लियर है यहाँ तक? बस आपको यही समझना था इसमें। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं नीट में तो पूछा गया है 2022 में, 2022 का क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, है ना। अब हमने क्या मिला, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट तो मिल गया हमें। अब इस नेट प्राइमरी प्रोडक्ट जो भी बचा, अब मान लो कि इस पेड़ में जो भी एनर्जी बचा था ना, उसको किसी गोट ने खा लिया, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जानवर ने खा लिया, किसी भी एनिमल ने खा लिया। तो इस जो जो भी एनिमल खाया होगा, तो उसमें तो इसकी कुछ तो एनर्जी का जो ट्रांसफर हुई होगी, उसमें कुछ तो एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी ना उसमें, और कुछ एनर्जी अगर उसमें ट्रांसफर हुई है, तो इसमें कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा। तो इसमें जो एनर्जी का लॉस हुआ, उससे बन जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको प्रोड्यूस कर लेगा कौन? कंज्यूमर्स। क्लियर है यहां तक? अब हमें पढ़ना है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है ANPP। ये जो है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला है वॉल बायोस्फीयर, दूसरा है ओशियन। अगर आपको बता दे तो हमें ये चीज तो पता है ना कि हमें 30% जो है वो लैंड है, बाकी 70% जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, हम, है ना, पानी से भरा हुआ है। तो और ओशियन में अगर बात किया जाए तो ओशियन में पॉपुलेशन कितना है, तो ओशियन में पॉपुलेशन है मात्र 55 बिलियन टन। क्लियर है? लेकिन बायोस्फीयर जहां पर जगह कम है, 30% का ही एरिया है हमारे पास रहने के लिए, और वहां पर पॉपुलेशन कितनी है, 170 बिलियन टन है। और समझ सकते हो कि कितना ज्यादा लोग जो है वो रहते हैं इस बायोस्फीयर में, जो कि क्या है, ओशन के मुताबिक बहुत कम है, उसका आधा, समझो तो उसके आधा एरिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन रहता है कि हमें ये बताता है ANPP। अब देखिए यहाँ आपको बहुत समझना है, आपको बहुत कुछ समझना है, तो थोड़ा आराम से समझना है ना, ज्यादा ध्यान से पूरा पूरा देखो। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, जो अपने फूड को खुद से प्रोड्यूस करे, और ऐसा करता कौन है, मतलब ऑटोट्रॉप्स, और ऑटोट्रॉप्स कौन है, हमारा प्लांट है। तो प्रोड्यूसर और कोई नहीं, प्लांट की बात कर रहे हैं, है ना। अब इस प्लांट को जो पहले खाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। और प्लांट को कौन सा एनिमल खा सकता है, हार्बीवोर्स या कार्निवोर्स, तो सिंपल सी बात है, हार्बीवोर्स ही खा सकता है। मतलब कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है और वो कोई नहीं, वो कौन है, हार्बीवोर्स है। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है। अब यह प्राइमरी कंज्यूमर को भी जो खाएगा सबसे पहले, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई हार्बीवोर्स को खा जा रहा है, तो वो कौन, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स कहेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई जैसे कि गोट है, गोट ने क्या किया, प्लांट को खाया, तो ये गोट कैसा हुआ, हार्बीवोर्स हुआ। अब मान लो डॉग आया कहीं से और इस गोट को खा गया, मतलब इस प्राइमरी कंज्यूमर को क्या क्या खा गया, तो ये डॉग का क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। और सेकेंडरी कंज्यूमर के साथ साथ ये कैसा जानवर है, हार्बीवोर या कार्निवोर, तो कैसा है, ये कार्निवोर्स है। पर हम इसको कहेंगे प्राइमरी कार्निवोर्स। क्यों प्राइमरी कार्निवोर्स कहेंगे, क्योंकि इसको भी खाने वाला जानवर है, जो कि है लायन और टाइगर, है ना। इस
लायन और टाइगर्स को हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर, जिसको कोई भी जानवर मार नहीं सकता है जल्दी। ये सिर्फ भूख के मारे ही मर सकते हैं अगर से कुछ खाने ना मिले तो, पर ऐसा कभी होता नहीं है भाई, लायन से कौन टक्कर लेने जाए, है ना। यहाँ तक क्लियर है ना। तो प्रोड्यूसर का मतलब समझ गया, प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब समझ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर का मतलब समझ गया होगा। कहीं कहीं ना इसको T1, T2, T3 और T4 के रूप में भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। अब पहले बात एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर के मैंने बता दिया सब, तो क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होंगे। अब ऑटोट्रॉप्स है तो ये प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब सोलर एनर्जी लेते हैं और किसमें कन्वर्ट किसमें करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि इसको हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्टर्स भी बोला सकते हैं और ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अगर हम तो हमने ये जो बात किया, ये लैंड का बात किया। अब बात करते हैं एक्वेटिक सिस्टम में, मतलब कि ओशियन में। तो एक्वेटिक सिस्टम में बताया जाता है कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो एक मेजर ऑटोट्रॉप्स होते हैं एक्वेटिक सिस्टम के लिए। लैंड के लिए तो प्लांट है ना हमारा मेजर ऑटोट्रॉप्स, लेकिन अगर बात करें ओशन की, एक्वेटिक सिस्टम की, तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन जो है वो मेजर ऑटोट्रॉप्स माना जाता है, मतलब वो वहां पर खाना बनाना इसी का काम है। अब अपने से मतलब खाना वही बनाता है ना। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर का मतलब कि ये करेगा क्या, बना बनाया खाना को कंज्यूम कर लेगा, जैसे हम भी क्या है, कंज्यूमर ही भी तो हैं। हम क्या करते हैं, बना बनाया खाना पेड़ पे आता है भाई, उसको तोड़ते हैं, उसको फिर फूड बनाते अपने से, जिससे बनाना है उसको बनाते हैं, खाते हैं, तो हम भी क्या है, कंज्यूमर ही तो हैं। तो कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि प्लांट ने कोई फूड दिया, उसको कंज्यूम कर लिया, उसको हमने कहते हैं क्या, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि डॉग हमने देख लिया है। तो ये जो कंज्यूमर है ना, वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रो कंज्यूमर, एक होता है माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर जो होते हैं वो ज्यादातर एनिमल्स होते हैं, मतलब कि जो बड़े हों, बड़े दिखने में हो, मतलब वो कैसे होंगे, एनिमल्स, है ना। और जो छोटे हो दिखते हो, जो बहुत ही छोटे छोटे दिखेंगे, उसको कहेंगे माइक्रो कंज्यूमर, जिसका दूसरा नाम है डिकम्पोजर्स। क्लियर है। डिकम्पोजर का भी काम क्या है, कंज्यूम करना ही। तो जब बॉडी डेड हो जाती है उसके बाद क्या करता है, सिंपल सी बात है, जब बॉडी जो है वो डेड हो जाती है, मर जाते हैं, तो हमारी जो डेड बॉडीज होती है उसको खाने के लिए ही तो ये डिकम्पोजर्स जो है आते आते हैं ना। मतलब हमारी बॉडी को क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर आते हैं और हमारी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, कंज्यूमर ही तो हुआ ना। लेकिन वो कैसा कंज्यूमर हुआ, तो माइक्रो कंज्यूमर हुआ, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि डिकम्पोज होते कैसे हैं। तो मेनली बैक्टीरिया और फंगी जो है ये बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। और डिकम्पोजिशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात की, अब बॉडी के आउटसाइड होता है, इनसाइड नहीं होता है। डिकम्पोजिशन किधर होता है, बॉडी के बाहर होता है, अंदर नहीं होता। ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि मैंने भी इसमें क्या देखो आपको हाईलाइट करके दिखाया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड में भी आ सकते हैं, है ना। देखो अब ऐसा होता कैसे है, बैक्टीरिया और फंगी जो है वो बॉडी को डिकम्पोज करते कैसे हैं। तो बैक्टीरिया और फंगी जो है वो एक तरह का एंजाइम को रिलीज करती है, ठीक है, एक तरह का ये एंजाइम को रिलीज करती है, जिसके कारण ये डिकम्पोज होता है। बॉडी जो है वो किस में डिकम्पोज होता है, तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिकम्पोज होता है। और फाइनली जो बचा हुआ बॉडी है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बॉडी डिकम्पोज हुआ है, उसको वो फाइनली एब्जॉर्ब कर लेता है। बैक्टीरिया और फंगी फाइनली क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं उसको, ओस्मोट्रॉफ। यहाँ तक क्लियर है ना। देखो अब आते हैं फूड चेन में, और मैंने बताया था ना, इस प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर को कहीं कहीं T1, T2, 3 और T4 से दिखाया गया है। तो एनसीईआरटी ने फूड चेन जब बताया है, तभी इस उस जगह पे प्रोड्यूसर को T1 माना है, प्राइमरी कंज्यूमर को T2 माना है, सेकेंडरी कंज्यूमर को T3 माना है, टॉप कंज्यूमर को T4 मान लिया है ना। और इसका कहना क्या है, इसका कहना है फूड चेन का, कि देखो ये प्लांट है, मैंने पहले बताया ना, ये क्या है, ये प्लांट है, फिर हार्बीवोर्स है, मतलब कोई भी गॉड है। तो ये क्या कर रहा है, प्लांट को कौन खा रहा है, गॉड खा रहा है। गॉड को कौन खाएगा, डॉग खाएगा। डॉग को कौन खाएगा, ये टॉप कंज्यूमर खाएंगे। तो मतलब ये कैसा हो रहा है, डायरेक्शनल हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि प्लांट को प्लांट है, प्लांट ने खा लिया इस गॉड को, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ये एक ही डायरेक्शन पे चल रहा है ना। ये गॉड को डॉग खा रहा है, डॉग को ये खाएगा, मतलब इस तरह एक ही डायरेक्शन पे चल रहा है। तो मतलब ये कैसा होगा, ये
यूनिडायरेक्शनल होगा। और फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब है कि ये दो एक ही डायरेक्शन पे एनर्जी का फ्लो होता जाएगा। मतलब प्लांट को जो खाएगा उसमें एनर्जी मिलेगी, है ना। जैसे कि देखो ये प्लांट को ये गोट खा रहा तो इसको एनर्जी मिली, गोट को कौन खाया, डॉग खाया तो इसको एनर्जी मिला, डॉग को कौन खाया तो एनर्जी ये इसको मिला। तो उसमें क्या हुआ, एनर्जी का फ्लो हुआ। बात आपको ये समझना है कि इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर प्लांट जो इतना एनर्जी है प्लांट के पास, प्लांट को अगर गोट खाया है तो उसमें सिर्फ प्लांट का 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा। जैसे कि मान लो इसके अंदर, प्लांट के अंदर जो है एनर्जी मान लो 1 लाख है ना, 1 लाख है मान लो, तो इसका 10% जो होगा वो गोट ने लिया होगा। गोट में जो एनर्जी गई होगी उसका 10% किसने लिया होगा, इस डॉग ने लिया होगा। डॉग को जो कौन खाया, लायन और टाइगर। तो इसका, इसने जितना एनर्जी कंज्यूम किया इसका भी 10% किसके पास जाएगा, एनर्जी इस लायन और टाइगर के पास चला जाएगा। तो इसी लॉ को हम कहते हैं 10% एनर्जी फ्लो। क्या कहते हैं, इसी फ्लो को कहते हैं 10% एनर्जी फ्लो। मतलब कि जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो 10% ही फ्लो होता है बॉडी टू बॉडी में। बात समझना ये है कि अगर शॉर्टेस्ट फूड चेन होगा, जैसे कि मान लो कि एक क्या है, एक प्लांट है, प्लांट को खाया किसी की गोट ने और गोट को डायरेक्ट खा लिया एक लायन ने। तो इससे क्या हुआ, शॉर्टेस्ट फूड चेन हुआ ना। मतलब देखो, तो इसने बस इसको खाया और डायरेक्ट टॉप टॉप कंज्यूमर ने आके इसको खा लिया। तो सिंपल सी बात है, इसके पास जैसे कि मान लो अगर 100 होगा तो इसके पास कितना गया, 10% गया। मतलब कि क्या होगा 10, अब इसका 10 मतलब कि क्या हो जाएगा 1। तो 1% समझ लो एनर्जी इसके पास आ गया ना। लेकिन अगर यही, अगर ये शॉर्ट फूड चेन नहीं रहता, अगर बीच में कोई और हो जाता तो इसका एक का भी तो इसको समझो 10% इसको मिल रहा था। मतलब कितना कम एनर्जी इसको मिलता है। बात समझ रहे हो, तो मतलब शॉर्टेस्ट फूड चेन तो ग्रेटर एनर्जी। फिर पॉइंट कहता है डिकम्पोजर्स इज नॉट इंक्लूड इन फूड चेन। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिकम्पोजर्स जो है वो इस फूड चेन में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसका काम नहीं है खाना खाना, है ना। अब आते हैं फूड वेब में। फूड वेब का कहना है कि जब बहुत तरह के फूड चेन आपस में इंटरलिंक कर जाते हैं तो एक फूड वेब बनाते हैं। मतलब है कि जैसे कि देखो, तो एक ही फूड है, जैसे कि ये प्लांट है ना। इस प्लांट को खाने वाला देखो कौन है, इस प्लांट को खाने वाला कौन कौन है, ये माउस भी है, खा सकता है, ये ग्रास होपर भी खा सकता है ना। अब इस ग्रास होपर को देखो तो कौन खाएगा, ये फ्रॉग भी खा सकता है। अब फ्रॉग को कौन खाएगा, ईगल खा सकता है, ईगल इसको भी खा सकता है। मतलब देखो, तो एक तरह से ये इंटरलिंक हो चुका है, एक दूसरे को सब खा सकते हैं, है ना। तो इसी इंटरलिंक को कहता है फूड वेव, है ना। जब बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो जाए तो उसको कहते हैं फूड वेव। एंड फूड वेव आर द वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मोर परमानेंट और स्टेबल। और ये फूड वेव जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कौन किसको खाएगा कह नहीं सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। और लेकिन ये मोर परमानेंट और ये स्टेबल भी माना जाता है। देखो, अभी तक आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है एनिमल टू एनिमल, वो कितना होता है, 10% ही होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं इसको 10% एनर्जी फ्लो। और जो डिकम्पोजर है वो फूड चेन में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। एनर्जी का जो डायरेक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बस, और कुछ भी। तो आते हैं फ्रेगमेंटेशन में। तो फ्रेगमेंटेशन का कहना है कि ये क्या करता है, तो डेट्राइटस को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। क्लियर है। फिर है लीचिंग। लीचिंग क्या कहता है, लीचिंग कहता है कि इसके अंदर क्या है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, जो सोइल के अंदर क्या करता है, चला जाता है। कहाँ जाता है, सोइल के अंदर जाता है, और वहां पर ये क्या करता है, तो प्रेसिपिटेट करता है एक अनअवेलेबल सोल्ट के रूप में। उसको हम कहते हैं लीचिंग। कैटाबोलिज्म का कहना है कि जो डेट्राइटस है ना, वो कन्वर्ट किस में कर जाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। ह्यूमनिफिकेशन का कहना है कि इसके अंदर ना एक डार्क कलर एमरफस सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक डार्क कलर एमरफस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको अपन कहते हैं ह्यूमस। और ये जो ह्यूमस होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंट होता है माइक्रोबल एक्टिविटी के लिए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमनिफिकेशन। अगर शॉर्ट में कहो कि जो ये ह्यूमस बनने का जो प्रोसेस है,
उसी को कहते हैं ह्यूमिनिफिकेशन। और ये कैसा कलर का होता है? तो डार्क कलर एमरफस सब्सटेंस का होता है, याद रखना है आपको यहाँ से। फिर लास्ट है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो ह्यूमस जो हमने देखा, ये जो ह्यूमस हमने देखा कहाँ पर? ह्यूमिनिफिकेशन में। वो क्या करेगा? वो डीजनरेट कर जाएगा, तो उससे क्या रिलीज होगा? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। तो मैं बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये लास्ट के दो हैं, और एक ये फ्रेगमेंटेशन है। ये लीचिंग और कैटाबोलिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पढ़ना पूरा है ना। आगे है, आगे हमें पढ़ना है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है और दूसरा शेयर क्या है। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहने का मतलब है ना कि जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है ये, कि मान लो कि कोई बच्चा छोटा है ना, कोई बच्चा छोटा है और वो चाहता है कि वो बड़ा बन के क्या बने? डॉक्टर बने, है ना। तो बच्चा छोटा था और ये सोचा कि हम बड़े होके क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, या फिर जो भी। तो ये अचानक से तो नहीं बना होगा ना डॉक्टर, ऐसा तो नहीं कि मतलब कल बच्चा सोचा और कल डॉक्टर बन गया। इसके बीच में कितने सारे डिफरेंस आए होंगे ना, कितना एज आया होगा, फिर कितना इसने स्टडी किया होगा, है ना, क्लास 1 फिर क्लास 2 फिर 3 4 ऐसे करते 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 नीट दिया होगा, नीट क्रैक किया होगा, उसके बाद उसने पीजी दिया होगा। मतलब सोचो तो मतलब इसके अंदर कितने सारे पीरियड्स आए तब जा करके ये डॉक्टर बन पाया। तो ये जो पीरियड्स हम बता रहे हैं ना कि इस चाइल्ड से डॉक्टर बनने तक के बीच का जो सफर होगा, उसी को हम कहते हैं शेयर। अब उसी को लॉजिक को समझो। एक मान लो कि एक छोटा ट्री है ना, कि छोटा सा प्लांट है मतलब, और इसको क्या बनना है? आगे जाकर के ट्री बनना है। ये आगे जाके ट्री बनना है तो बहुत सारे प्रोसेस आते हैं ना, कि ये छोटा सा प्लांट है, इसको वाटर मिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, तब क्या हुआ होगा? थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, इससे बड़ा हुआ होगा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा हुआ होगा, फिर ऐसे बड़ा होते 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 एक इतना बड़ा हुआ होगा सब इसे फ्रूट दे सके, है ना। तो तब जाकर के ये छोटे प्लांट से एक बड़ा सा ट्री बनता है, बड़ा ट्री बनता है। तो ये जो छोटे प्लांट से बड़े प्लांट ट्री बनने तक जो भी प्रोसेस हमने चलाया, उसी को हम कहते हैं शेयर। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन समझो, कि ये जो छोटा सा प्लांट था और ये बड़ा ट्री हमने बना लिया, मतलब छोटा ट्री से जो बड़ा ट्री बनने तक का जो प्रोसेस था हमने तो कह दिया उसे शेयर। लेकिन फाइनली जो हमने ये जो देखा कि ये जो स्मॉल ट्री है, एक स्मॉल प्लांट है, वो एक लार्ज ट्री में जो कन्वर्ट हो गया ना, इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, है ना। जैसे कि छोटा सा प्लांट था, आगे जाके एक ट्री में कन्वर्ट हो गया, तो वो जो ट्री बना वो हमारा हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन, और उसके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो हो गया शेयर। अभी इकोलॉजिकल फ्लक्चुएशन भी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। अब ध्यान से समझना प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है। प्राइमरी का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई खेत है, वहां पर कभी खेती नहीं हुई, पहली बार हम जा रहे हैं खेती करने के लिए, तो वो हो जाएगा प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन कहने का मतलब है कि ऐसा वो खेत है जिसमें कि हमने पहले खेती कर लिया है, पर अभी कुछ टाइम से खेती नहीं हो रही है और दोबारा हम खेती करने जा रहे हैं, तो वो हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही इजी से समझ रहे हैं, ये सब नॉर्मल लाइफ से भी समझ सकते हो। अब हमें समझना है कि बेयर एरिया है, और बेयर एरिया से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो इसको हम समझेंगे इस डायग्राम से, है ना, इस फिगर से। इसमें देखो ये पहला क्या है, ये बेयर रॉक है, मतलब कि ये भी रॉक वाला एरिया है ना, ये देख रहे हो पूरा पत्थर है। इस पत्थर में, इस रॉक में क्या लग जाता है? लाइकेन आ जाता है, ठीक है, लाइकेन आ जाता है। और लाइकेन में एक एसिड प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इस लाइकेन, जो लाइकेन है इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है जो इस रॉक को क्या करता है? ब्रेक डाउन करवा देता है, तोड़ देता है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, पार्टिकल्स में तोड़ देता है। और ये पार्टिकल्स जब टूट जाते हैं तो ये आगे जाकर एक सोइल बना लेते हैं, क्या कराते हैं? सोइल का फॉर्मेशन हो जाता है। और उस सोइल से क्या अराइज होते हैं? तो उस सोइल से हर्ब अराइज होते हैं, ग्रासेस अराइज होते हैं ना, छोटे छोटे ग्रासेस अराइज होने शुरू हो जाते हैं। वो ग्रासेस धीरे धीरे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, और ग्रासेस जो है वो किस में, हर्ब से किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे ट्री में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि डायरेक्टली तो नहीं हुआ होगा, पहले ब्रायोफाइट बने, फिर ट्राइडोफाइट, है ना, फिर जिम्नोस्पर्म, तब जाके एंजियोस्पर्म, इस तरह का प्रोसेस चलता है, तब जाके एक लार्ज ट्री हमें लास्ट में क्या मिलता है? एक लार्ज ट्री मिल रहा है। तो ये जो बेयर एरिया से ये जो हमें मिल रहा है ना, एक लार्ज ट्री का फॉर्मेशन होता दिख रहा है, तो इस कम्युनिटी को ही कहते हैं अपन क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना। और ये जो और
ये स्टेज था, जैसे बे एरिया से ये जो स्टेज था, जब टूट रखे एक हर्ब सर्ब बन रहे थे, ग्रासेस बन रहे थे, उस एरिया को हम कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं पीनियर स्टेज या फिर पाइनियर स्टेज बोल सकते हो। और वो स्टेज जब ग्रास से किस में कन्वर्ट हो रहा था, धीरे धीरे बड़े बड़े ट्रीज में कन्वर्ट हो रहे थे, उस स्टेज को हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। क्लियर है यहाँ पर ऐसा ये तुरंत नहीं होता है, इसके लिए कितने ईयर्स लगते हैं, देखो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, तब जा करके ऐसा होता है। किसी ने कभी सोचा होगा ना कि मतलब कि इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पर वहां पर माउंट मतलब पेड़ आते कहाँ से, तो समझ सकते हो कि कितने सारे प्रोसेस हुए होंगे, और खुद मतलब वहां से ट्री अराइज हुए। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कोई इंसान ने जा करके खेती किया है, मतलब है ना, वहां पर खुद ब खुद जो है धीरे धीरे सालों बीतते गए, और खुद से ही बेर बेर रॉक से क्या फॉर्मेशन होने शुरू हो गया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनने खुद लगा है ना। रियल लाइफ से कनेक्ट करो, रियल लाइफ पे कनेक्ट करोगे ना तो बहुत ही इजी लगेगा। अब हमें पढ़ना है स्टैंडिंग क्रॉप, है ना, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं स्टैंडिंग क्रॉप में। स्टैंडिंग क्रॉप कहता क्या है, देखो मैं समझाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है, उसको समझो। जैसे कि मान लो एक खेत है, अब खेत में क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो, सिंपल सी बात है। एक किसान है, वो पूरा खेत में क्या लगा रहा है, कुछ भी बो रहा है, मतलब कि मान लो कि टोमेटो की खेती कर रहा है वो, है ना। तो टमाटर वो जो लगा रहा है, तो जैसे कि ये एक खेत है, मान लो ऐसा खेत है ना, और ये एक किसान है यार, यहाँ पर जो है वो उसे टमाटर लगाना है, इस पूरे एरिया में क्या करना है, टमाटर लगाना है। तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही जगह लगा सकता है, हो सकता है यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर लगाया, तो कुछ टाइम का चेंजेस आया होगा, फिर यहाँ लगाएगा, फिर यहाँ लगाएगा, फिर यहाँ लगाएगा टमाटर, है ना। इस तरह मतलब बीज बोता जाएगा, तो उसे टाइम तो लगेगा ना। एक ही ऐसा तो नहीं है ना कि एक सेकेंड के अंदर वो एक ही सारे जगह पे लगा देगा, मतलब कुछ तो टाइम चेंज होगा, है ना, कुछ तो टाइम चेंज होगा। तो ये स्टैंडिंग क्रॉप ये कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो भी उसने खेती किया, और उसमें जो भी मासेस का चेंजेस आएगा, उस क्रॉप में जो भी मासेस का चेंजेस आएगा, जब वो मतलब समझो जब वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद ऐसा तो नहीं होता ना कि सारे टमाटर का साइज एक जैसा हो, ऐसा तो नहीं होता। तो वो जो मासेस का चेंजेस आ रहा है क्रॉप में, उस मासेस के चेंजेस को ही हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर है यहाँ तक। अब है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट कहता है कि जैसे कि उसने टमाटर मान लो जो भी बनाए उपजाए थे, तो उस टमाटर में जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी आई होगी, जैसे हो सकता है उसमें कार्बन या फिर नाइट्रोजन या तो फास्फोरस या कैल्शियम, कुछ भी इसमें से अगर कमी आती है, तो उस स्टेट को कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। क्लियर है, देखो बहुत ही अच्छे मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप उस स्टोरी से खुद रिलेट कर सकते हो, है ना। उसके बाद हमें पढ़ना है न्यूट्रिएंट साइकिल, और न्यूट्रिएंट साइकिल को ही हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नीट में पूछा जाता है, पर नीट में न्यूट्रिएंट साइकिल ना दे करके आपसे पूछता है बताओ बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है और इसमें क्या पढ़ते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन नीट में आता है। जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा है। इसमें समझने की बात क्या है कि ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक गैसियस स्टेट में, एक सेडिमेंट्री स्टेट में। गैसियस स्टेट में रिजर्वेयर का काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर, सिंपल सी बात है। गैसियस गैसेस से ही समझ आ रहा होगा कि क्या हो गया, गैसेस कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सब सारे क्या है, गैसेस ही तो हैं। तो वो जो गैसेस हम हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें रिजर्वेयर का काम कौन करेगा, एटमॉस्फेयर, है ना। अब उसका एग्जाम्पल है जैसे कि नाइट्रोजन और या तो कार्बन। अब आते हैं सेडिमेंट्री स्टेट में। सेडिमेंट्री स्टेट में रिजर्वेशन का काम करता है, रिजर्वेयर का काम करता है अर्थ, हमारा अर्थ क्रस्ट, है ना। और अर्थ क्रस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, तो फॉस्फोरस और सल्फर। बस आपको यही याद रखना है ना। क्वेश्चन इससे आते हैं, मैं आपको याद रखना है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फिर है कार्बन साइकिल, और कार्बन साइकिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है ना। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे होगे तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आपको मिलेंगे, पर मैंने यहाँ बहुत अच्छे से पॉइंट लिखे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कि देखो, पहला पॉइंट कहता है कि जो कार्बन है ना, वो 49% पाया जाता है कहाँ पर, ड्राई वेट में। क्लियर है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 1% जो ग्लोबल कार्बन होते हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। आपको याद रखना है कि 49% जो होता है वो कार्बन ड्राई वेट में प्रेजेंट होता है, और 1% ग्लोबल कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। 71% कार्बन जो है वो ओशियन में डिजोल्व होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 71% जो कार्बन होते हैं वो ओशियन में जाकर डिजोल्व होते हैं। एक मिनट, मेरा माउस किधर गया, हाँ गिरा। ये जो 71% कार्बन है ना, वो कहाँ डिजोल्व होते हैं, तो ओशियन में जाकर के डिजोल्व हो जाते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार नोटिस कर रहा हूँ। आगे है कि oceanic reservoir regulates the atmosphere regulates the amount of CO2 in atmosphere। तो ये जो ओशियन में जो CO2 हमने देखा कि ओशियन में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है ना, 71% कार्बन जो है वो ओशियन में डिजोल्व है। और ओशियन मतलब क्या, ओशियन में क्या होगा, H2O होगा। तो वह क्या करता है, जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वहां उसे वो जो ओशियन है वहां से सबसे ज्यादा CO2 हमें वहीं से मिलता है। और वहां से CO2 मिलेगा तभी तो आपको लॉजिक लगाओ कि जो बारिश है वो होती कैसे है। आखिर क्या वो लाइट सनलाइट जो है वो पड़ता रहता है, आखिर ओशियन पे लाइट पड़ेगा तो वो जो एवापोरेट करेंगे तो मतलब क्या जा रहा है, CO2 एक तरह समझो तो उड़ के जा रहा है। और उड़ के जा रहा है फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, कंडेंस फॉर्म ले लेता है ना, एक बादल का फॉर्मेशन करता है, उस बादल से फिर क्या आएगा, तो वाटर के फॉर्मेशन में फिर तो नीचे आ रहा है। तो सबसे ज्यादा CO2 जो है वो कहाँ पर आता है, कहाँ से आता है, तो ओशियन से ही आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन ओशियन में ही जाके डिसॉल्व होता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। अगर हम बात करें कि ये जो कार्बन है ना, ये फोटोसिंथेसिस में भी रोल करता है, लेकिन उस फोटोसिंथेसिस में इस कार्बन के जो मासेस है ना वो फिक्स होते हैं। और उसका मास है 4 × 10⁻13 kg। कार्बन का मास कितना है, 4 × 10⁻13 kg है। क्लियर है। अब है डिकम्पोजर्स आल्सो कंट्रीब्यूट CO2 पूल। मतलब जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट्स करते हैं CO2 पूल में। फिर है सम कार्बन लॉस्ट टू सेडिमेंट्स रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन। जब इसका कहने का मतलब है कि जब एक कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है, जैसे कि मान लो एक कार्बन साइकिल है, ये कार्बन का साइकिल चलता जा रहा है, तो जब भी एक कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है तो उससे कार्बन का लॉस होता जाता है। जैसे कि मान लो कि इसके पास 6 कार्बन, तो एक कार्बन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो एक कार्बन खत्म होता जा रहा है, एक कार्बन साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है तो एक कार्बन का लॉस हो रहा है। तो 6 कार्बन है तो 6 साइकिल चलेगा तो क्या होगा, 6 कार्बन का भी लॉस हो जाएगा। तो बस ये बताना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना। फिर है, अब देखो, हम ज्यादा से ज्यादा CO2 जो है एटमॉस्फेयर में आता कैसे, ये तो हमने देख लिया कि ओशन के कारण आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रीजन हैं जो कि हमारे कारण आता है, मेन मेड मतलब कि मेन मेड में होते हैं, जो कि जिसके कारण CO2 जो है बहुत ही ज्यादा अब हमारे अर्थ में दिख रहा है। जैसे कि हो गया बर्निंग ऑफ वुड, है ना, हम लोग क्या करते हैं लकड़ी जलाते हैं, उससे भी CO2 मिलता है। कोल हो गया, कोयला जिसको बोलते हैं ना, वो जो बर्निंग करते हैं तो उससे भी तो CO2 निकलता ही है। फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में जब आग लग जाती है कभी तो उससे भी CO2 निकलते हैं, है ना, कंबशन में भी CO2 रिलीज होता है, फॉसिल फ्यूल में भी जब CO2 रिलीज होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं, वे सारे सारे कैसे हैं, एडिशनल सोर्स ऑफ CO2 इन एटमोसफेयर। मतलब कि ये सारे सारे एडिशनल सोर्स हैं जो कि हम CO2 को एटमोसफेयर में फैला रहे हैं। मतलब ये अब नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये हम कर रहे हैं, जिसका कारण जो है CO2 जो है एटमोसफेयर में ज्यादा होता जा रहा है। क्लियर है। यहाँ कार्बन साइकिल भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फॉस्फोरस साइकिल में। फॉस्फोरस साइकिल क्या कहता है कि फॉस्फोरस साइकिल जो है ये क्या कर रहा है, आपको अगर याद हो तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात हमने कर चुका था। प्रोड्यूसर मतलब कि क्या, प्लांट हो गए, और कंज्यूमर जब भी आया ना, अगर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं लिखा है तो वो समझ लेना है कि वो जो कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर ही होगा, मतलब है कि वो हार्बीवोर्स ही होंगे, है ना। तो ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, ये कंज्यूमर खाएगा। कंज्यूमर को कौन कहाँ गया, कंज्यूमर जो है ये कहाँ गया, डेट्राइटस बनाया। अब ये डेट्राइटस बना, डेट्राइटस का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो इसमें चला जाता है, सोइल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। अब ये सोइल सॉल्यूशन बन गया हमारा, है ना, सोइल सॉल्यूशन जो है वो बन चुका है। लेकिन ये सोइल सॉल्यूशन जो है ये 3 तरह से बन सकता है। ये तो पहला तरीका देखा कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डेट्राइटस, और डेट्राइटस से डिकम्पोजिशन हो गया, सोइल सॉल्यूशन जा रहा है। लेकिन हम प्रोड्यूसर से डायरेक्ट जो है डेट्राइटस भी फॉर्म कर सकते हैं, है ना, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट डेट्राइटस भी फॉर्म कर सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी टेबल दी हुई है, तो उसको भी देख सकते हो एक बार, है ना। अब ये डेट्राइटस बन जाएगा तो इसका फिर डिकम्पोजिशन होगा तो फिर से सॉइल सॉल्यूशन बन जाएगा।
ये तो हो गया दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस ये है कि जो मिनरल्स है ना, जो भी रॉक में जो मिनरल्स होते हैं, इस रॉक का अगर वेदरिंग किया जाए, तोड़ा जाए, तो ये रॉक्स भी किसी भी टूट जाएंगे, सोइल में टूटेंगे ना, तो आखिर इस रॉक से भी क्या मिल रहा है हमें, सोइल सॉल्यूशन मिल रहा है ना। तो इसे कहते हैं सोइल सॉल्यूशन जो है 3 प्रोसेस से मिला जा सकता है। अब आपको एक चीज समझनी है कि जो सोइल सॉल्यूशन है ना, इस ये जो है, अगर इस सोइल सॉल्यूशन जो है डायरेक्ट सोइल सॉल्यूशन है, तो मतलब कि क्या है कि सोइल तो है, सोइल से क्या हमने देखा था कि थोड़ी देर पहले जब बेयर एरिया का हमने पढ़ा था, तो बेयर एरिया से फिर क्या बन रहा था, लाइकेन लग रहा था, सोइल बन रहा था, सोइल में फिर क्या लग रहे थे, तो सोइल में धीरे धीरे क्या आने लगा था, हर्ब आने लगा था, ग्रासेस आने लगे थे। तो उसी तरह ये जो सोइल सॉल्यूशन है, ये भी आगे जा करके तो प्लांट का फॉर्मेशन करेगा ना, आगे जाके प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सोइल सॉल्यूशन जब आगे जा करके प्लांट बनाएगा, मतलब प्रोड्यूसर्स बनाएगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे या तो रन ऑफ, या तो फिर कहेंगे ऑफ टेक। क्या कहेंगे, या तो रन ऑफ या तो फिर बोलेंगे ऑफ टेक। क्लियर है? बहुत ही इजी था ये, बस थोड़ा सा लॉजिक की बात है। अगर आप पहले से अगर देख रहे हो ना, अगर मेरा लेक्चर अगर कहीं भी आपने मिस नहीं किया होगा, स्किप नहीं किया होगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं पिरामिड में। ये कि पिरामिड है ना, एक पिरामिड है, इसको बोलते हैं ना पिरामिड। ये पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड है, एक पिरामिड के फॉर्म में इसको रखाया गया है। ये ट्रॉपिक लेवल्स है और यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। इसका जैसे बता रहा है कि ये जो ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक हो गया यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। देखो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब कि प्लांट है, कंज्यूमर है मतलब कि ये क्या है, हार्बीवोर्स है, ये कार्निवोर्स है और ये टॉप कार्निवोर्स है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये बता रहा है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है बहुत ही ज़्यादा है ना, देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो हमें क्या दिख रहा है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ही दिख रहा है, जो कि कम से कम समझो तो कितना, आप काउंट कर लो, तो नियरली देखा जाए तो 6 मिलियन के अराउंड है ना, 6 मिलियन के अराउंड है नियरली। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर जो इसको खाएंगे वो क्या है, कम है। सिंपल सी बात है। अगर अगर ऐसा हो जाता कि प्लांट अगर ज़्यादा हो जाते हमारे इकोसिस्टम में, और अगर सॉरी प्लांट अगर कम हो जाते और अगर एनिमल ज़्यादा हो जाते, उसको हार्बीवोर ज़्यादा होते उसको खाने के लिए, तो प्लांट बचता ही नहीं। और प्लांट अगर नहीं रहता तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम मर जाते। तो इससे तो आप खुद जो है कोरिलेट कर सकते हो कि प्लांट जो है वो ज़्यादा है और थोड़े उसको खाने वाले जो एनिमल्स है वो थोड़े कम हैं। अब उसके ऊपर आओ, तो उसके ऊपर क्या आएंगे, तो इस हार्बीवोर्स को खाने वाले कौन होंगे, कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स की भी संख्या क्या है, थोड़ी कम है। अगर अगर आप खुद सोचो, अगर कार्निवोर्स ज्यादा होते और हार्बीवोर्स कम होते, तो ये कार्निवोर्स भी मर जाते। क्यों मर जाते, तो भूख के कारण मर जाते। तो इससे क्या होता, इकोसिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाता है ना, अनबैलेंस हो जाता। जो कि हमने पढ़ा है ना, जो कि एक साइंटिस्ट थे जो कि हमने बताया भी था कि जो रिवट और एरोप्लेन की स्टोरी मैंने बताई थी ना, कि जब ये एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लिया था और उसके पार्ट्स को जो है उसको हमने रिवट माना था करके, ऐसा याद हो अगर, तो उसमें भी हमने बताया था कि अगर कुछ भी पार्टिकल्स, अगर हमको अगर बात कर रहे हैं, अगर एक इकोसिस्टम से अगर कुछ भी छोटा सा छोटा पार्टिकल भी अगर कुछ मिस हो जाए, या फिर यूँ समझो तो कोई भी छोटा से छोटा जानवर या फिर कोई भी अगर खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में भी गड़बड़ी आती है। तो इसीलिए हम इस पिरामिड को अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं कि ये जो पिरामिड है, इसमें बताया जा रहा है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं वो सबसे ज़्यादा है, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और टर्सरी कंज्यूमर सबसे कम। मतलब लायन टाइगर्स आपको पता ही है बहुत कम होते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पिरामिड में। नेक्स्ट पिरामिड क्या कहता है, पिरामिड ऑफ बायोमास। ये पिरामिड किसके लिए है, बायोमास के लिए है। ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इसमें भी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर वो भी ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम है मतलब, और सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और टॉप कंज्यूमर सबसे कम। इस पिरामिड को हम कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। देखो ये जो पिरामिड है ना, इस पिरामिड को हम कहेंगे इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड क्यों, क्योंकि हम
पहले देखते आए हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा हो रहे थे, उससे कम क्या हो रहे थे, प्राइमरी कंज्यूमर हो रहे थे। पर यहाँ पर देखो जस्ट अपोजिट है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो कम है और प्राइमरी कंज्यूमर जो है हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये पिरामिड क्या हो गया, जस्ट उसका अपोजिट हो गया। अपोजिट को ही हम क्या कह रहे हैं, इसमें इन्वर्टेड कह रहे हैं। और इन्वर्टेड पिरामिड होता किस में है, तो बायोमास अ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। आपको ये याद रखना है कि इन्वर्टेड पिरामिड किस में पाया जाता है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स में पाए जाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं किसको, लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इन्वर्टेड पिरामिड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें समझना आपको ये है कि ये क्या है, ये सन है। सन में क्या हो, सनलाइट है। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, ये प्रोड्यूसर करेगा। क्यों, क्योंकि ये प्लांट है और प्लांट को एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में, है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए से सनलाइट चाहिए ही चाहिए। तो ये जो सनलाइट है इसमें कितनी एनर्जी है, अभी यहाँ से आ रही है 1 लाख एनर्जी आ रही है, 1 लाख जूल की एनर्जी आ रही है। लेकिन ये ले कितना रहा है, मतलब मात्र 10,000 जूल ले रहा है। आ तो रहा है 1 लाख जूल, है ना, सॉरी 1 लाख नहीं है, 100 यहाँ 10 लाख है, मतलब समझो 1 मिलियन के अराउंड आ रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जी कितना खर्चा कर रहा है, मतलब समझो तो 1% एनर्जी जो है इस प्लांट को मिल रहा है। सनलाइट का कितना एनर्जी मिल रहा है, सिर्फ 1% एनर्जी ही इस प्रोड्यूसर को मिल पा रहा है, इस प्लांट को मिल पा रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने क्या कहा था, अभी जैसे कि देखो ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से अब कंज्यूमर में भी एनर्जी आएगी, मतलब ये प्रोड्यूसर क्या था, प्लांट था, और ये कंज्यूमर क्या है, कोई भी हार्बीवोर्स होगा। अब ये हार्बीवोर्स भी तो इस प्लांट को खाएगा ना, तो उसमें भी तो कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि एनर्जी का ट्रांसफर जो है कितना परसेंट होता है, तो हमने बोला था फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो 10% होता है, 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होता जाता है, ये हमने बोला था, अगर याद हो तो, है ना। अब यहाँ, लेकिन यहाँ हो कितना रहा है, तो अब यहाँ पर कितना है, 10,000 है, लेकिन इसके पास कितना है, 1,000 जूल जो है इसके पास एनर्जी मिल रही है। तो इसका मतलब कितना परसेंट एनर्जी जो है इसका पास पहुंचा, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ 10,000 है और यहाँ पर मिल रहा है 1,000, तो सिंपल सी बात है, चेक कर लो कितना आएगा, 10% एनर्जी ही आपको मिलेगा, मतलब इसका 10% एनर्जी इसको मिलेगा। अब ये हार्बीवोर्स है, इसको भी कोई कार्निवोर्स खाएगा, कार्निवोर्स में भी कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब ये कार्निवोर्स है और इसके ऊपर कौन है, टॉप कार्निवोर्स हो सकता है, ये कोई भी है, ये टाइगर सॉरी ये डॉग होगा, तो इसको खाने वाला कौन है, लायन और टाइगर है, जो कि टॉप कार्निवोर्स है, टर्सरी कंज्यूमर है। तो इसमें भी तो कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो वो कितना परसेंट होगा, वो कितना परसेंट होगा, 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो अब क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पर हमने ऐसा क्यों बोला था कि 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा। मैं दिखा देता हूँ अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा हो तो। है ना, मैंने बोला था ना, तो ये देखो कि 10% एनर्जी का फ्लो होता है। तो वो किस पे होता है, तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, सारे में कितना परसेंट एनर्जी फ्लो होगा, 10% ही एनर्जी फ्लो होगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसका सिर्फ 1% एनर्जी ही प्रोड्यूसर कंज्यूम कर पाता है। पॉइंट ये है ना, कि पिरामिड में हमने देखा कि ये जो एनर्जी जो आ रही है सनलाइट से, उसका सिर्फ 1% एनर्जी ही प्रोड्यूसर कंज्यूम कर पाता है। और इस प्रोड्यूसर का 10% एनर्जी कंज्यूम करेगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर का 10% एनर्जी कंज्यूम करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% एनर्जी है कंज्यूम कौन करेगा, टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर है यहाँ पर। अब ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ को थोड़ा समझना है आपको, इस ग्राफ में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो कि मैं इजिली बताऊंगा आपको, है ना। तो इधर जो है ये टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, और इधर जो है एनुअल प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है। आपको समझना कैसे है, देखो
ये जो एरिया देखो, जहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है ना, टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, जैसे कि यहाँ 25 से 30 का टेम्परेचर है, इस एरिया और टेम्परेचर ज्यादा है, और क्या है, और ये जो मैं बता दूं, ये जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन का मतलब है बारिश, है ना, प्रेसिपिटेशन का मतलब समझो कि बारिश है। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा और बारिश कम है ना, ये बारिश इधर सिंपल सी बात है, ये कम है, इधर इधर से कम है, इधर जाता, इधर जाएंगे तो ज्यादा होता जा रहा है। तो यहाँ पर इस डेजर्ट वाले एरिया में देखो, डेजर्ट वाले एरिया में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना ज्यादा है और बारिश भी कम होता है, तो ये एरिया कैसा हो जाएगा, डेजर्ट एरिया हो जाएगा, है ना। फिर इधर आ जाओ ये ग्रासलैंड वाले में, ग्रासलैंड वाले एरिया में देखो, तो इधर क्या है, इधर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन बारिश जो है उतना ज्यादा नहीं होता है, तो इस एरिया को हम कहेंगे ग्रासलैंड एरिया। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाए इस टेम्परेट फॉरेस्ट में। टेम्परेट फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है ना, जहां पर आप देखोगे तो जहां पर बारिश भी मीडियम होती है, मैक्सिमम होती है, और टेम्परेचर भी मैक्सिमम होता है, उस फॉरेस्ट को हम कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। लेकिन एक ऐसा फॉरेस्ट भी है जहां पर आप देख सकते हो कि जहां पर टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है और जहां पर बारिश भी काफी ज्यादा होती है, उस फॉरेस्ट को हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्लियर है। बस यही आपको चार समझना था। डेजर्ट कब होगा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो और बारिश कम हो। ग्रासलैंड भी कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो और बारिश थोड़ा सा कम हो। और टेम्परेट फॉरेस्ट एकदम मीडियम पर है, जहां पर बारिश भी होती है और उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर देखा जाए तो टेम्परेचर भी ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा होती है। क्लियर है यहाँ पर। अब आपको समझना है कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स, माइग्रेशन और सस्पेंशन, ये चार चीज हमें समझना है यहाँ पर, है ना। कन्फर्मर क्या है, रेगुलेटर क्या है, माइग्रेशन क्या है और सस्पेंशन क्या है। ये मैं बता दूं कि ये चार जो चीज जो है ना, ये चारों चीजें जो है वो अपने जिंदा रहने के लिए जो है, कुछ एनिमल्स जो हैं अपने जिंदा रहने के लिए ऐसा करते हैं, ये चारों का यूज करते हैं जिंदा रहने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, है ना, रहने के लिए, ये सब के लिए ये चार। तो अब आओ इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ बता रहा है इधर क्या है, इंटरनल लेवल है और इधर एक्सटर्नल लेवल है ना। देखो इसमें यह भी समझना है आपको, जो रेगुलेटर होते हैं ना, रेगुलेटर में कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब है कि इसका ना तो इंटरनल लेवल चेंज होगा, ना ही एक्सटर्नल लेवल चेंज होगा। मतलब जैसे कि हम हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री होता है, चाहे वो ठंड के महीने टाइम पे हो या तो फिर गर्मी के टाइम पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है ना। उसके लिए चाहे हम कुछ भी करें, जैसे ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं ना, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, मेंटेन रहे। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन कन्फर्मर में जो होता है उसमें दोनों में चेंजेस होते हैं, चाहे एक्सटर्नल लेवल में भी चेंजेस होता है और इंटरनल लेवल में भी चेंजेस होता है। और जहां पर आपको पार्शियल वर्ड आ जाए ना, पार्शियल का मतलब होता है कि ये कुछ कुछ जो है कन्फर्मर की तरह होगा और कुछ कुछ जो है वो रेगुलेटर की तरह होगा। जैसे कि देख सकते हो कि मैं यहाँ पर चेंज हुआ तो चेंज होता गया होता गया होता गया, लेकिन बाद में जाकर कैसा हो गया, ये रेगुलेटर की तरह हो गया, स्ट्रेट फॉलो करने लगा। तो मतलब ये कुछ कैरेक्टर जो है कन्फर्मर का ले लिया और कुछ कैरेक्टर जो है रेगुलेटर का ले लिया है। ये ग्राफ बता रहा है। चलो एक एक पहले स्टडी करते हैं, पहले बात करते हैं कन्फर्मर्स की। देखो कन्फर्मर्स की बात करें तो कन्फर्मर्स जो होता है इसमें 99% ऑफ एनिमल्स आर नियरली ऑल प्लांट्स, है ना। 99% एनिमल ऐसे हैं जो कन्फर्मर्स में आते हैं, और वो कुछ बहुत प्लांट भी ऐसे हैं जो कन्फर्मर्स में आते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें कन्फर्मर्स में क्या होता है ना, कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है या फिर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है, वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है ना। अगर मान लो कि अभी बॉडी टेम्परेचर कुछ और है, तो अगर हम क्लाइमेट में कुछ चेंजेस आ जाएगा तो उसके बॉडी टेम्परेचर में भी चेंजेस आ जाता है, उसको कहते हैं कन्फर्मर्स। अब बात करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता, मतलब ऐसा क्यों होता है कि इन्वायरमेंट के साथ इसका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ऐसा ये क्यों नहीं कर पाते कि इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पाते हैं, है ना। बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन, कन्फर्मर्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन क्यों नहीं रहता, क्योंकि ये थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी भाषा में जो है ये एक
एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, जो कि इसलिए नहीं कर, मतलब इसके लिए बहुत, समझो ना, बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि इन कन्फर्मर्स के पास नहीं होता है। क्लियर है? हम बात करते हैं तो कन्फर्मर्स में आते कौन कौन है। कन्फर्मर्स में आते हैं जो छोटे साइज के जो एनिमल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे आते हैं कन्फर्मर्स में। और जिसमें छोटे एनिमल्स में होता क्या है ना, कि लार्ज एरिया होता है और स्मॉल वॉल्यूम होता है। तो इसके कारण क्या होता है ना, वो हीट बहुत जल्दी लॉस कर देते हैं। तो हीट को अगर लॉस कर देंगे तो क्या लगेगा, उसे ठंडा ही ना लगने लगेगा। तो ठीक है, जो गर्मी के टाइम पे तो चलो उसको ठीक है कि फायदा होगा कि हीट रिलीज कर रहा है, पर ठंड के टाइम पे तो उसे प्रॉब्लम होगी ना। ठंड के टाइम पे तो हीट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो उसे ठंड के टाइम में क्या चाहिए, उसे कहीं बचना होगा। तो वो इसीलिए कहते हैं इसको कन्फर्मर्स के, मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है चेंज नहीं कर पाता है। हाँ, बस ये चीज आपको समझ लेना है। रेगुलेटर में हम लोग आते हैं, जैसे जैसे हम लोग हो गए और कुछ एनिमल्स हो गए, जैसे कि डॉग हो या फिर बोलो काव। ये सारे के सारे जो है अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, चाहे वो ठंड का मौसम हो चाहे वो गर्मी का मौसम हो, है ना। ये अपना मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर को, है ना। उसे उन्हें ठंड नहीं लगती है जल्दी, ना ही उन्हें जल्दी गर्मी लगती है। ऐसा कभी देखे हो कि कोई जानवर उसको पंखा में रख रहे हैं, या तो फिर काव ऐसा देखा हो जो इसको हम स्वेटर पहना के रखें, ऐसा नहीं रखते, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो खुद उसको प्रोटेक्ट करके रखती है ना। तो ये रेगुलेटर क्या कहता है कि इट एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। क्लियर है? इसमें जो फिजियोलॉजिकली बट सम टाइम बिहेवियर, ये मतलब इसका मतलब क्या है ना, कि तो फिजिकली जो है कि प्रोसेस चलता ही रहता है, लेकिन कुछ टाइम बिहेवियरली भी होता है, मतलब बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है ना। देखो रेगुलेटर में दूसरा पॉइंट कहता है, जैसे कि कुछ बर्ड्स हैं, कुछ में कौन कौन से मतलब समझो तो रेगुलेटर में आएंगे। तो कुछ बर्ड्स आते हैं रेगुलेटर्स में, जो मतलब कि अपने आप को बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं। कुछ मैमल्स ऐसा कर सकते हैं, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स ऐसा कर सकते हैं, और कुछ इनवर्टिब्रेट भी ऐसा कर सकते हैं। देखो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आपको तब समझ में आएगा जब आपने क्लास 11th की एनिमल किंगडम पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, जब हम इसके बाद 12th टॉपिक खत्म कर लेंगे तो उसके बाद 11th की स्टार्ट करेंगे ना, तो उस टाइम आप देख लेना। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल है, देखो रेगुलेटर्स जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग, जब हमें गर्मी का टाइम होता है तो जब गर्मी का टाइम होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी से पसीना निकलता है कि नहीं निकलता। तो वो क्यों निकलता, ताकि बॉडी को मेंटेन, बॉडी जो है उसका अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रख सके, उसे ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो हीट लॉस करते हैं हम स्वेटिंग के थ्रू। और जब ठंड का मौसम आता है तो ठंड का मौसम में अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे रखता है, तो हमारा जो होता है ना सिबरिंग होता है ना, दांत जो हम लोग चबाते रहते हैं, करते रहते हैं ना। हाँ भाई, तो ये विंटर के टाइम पे हम क्या शिवरिंग करते हैं, उसके कारण हमें हीट प्रोड्यूस होता है, तो उससे बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है। क्लियर है? अब तीसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन तो मैंने बहुत बार बताया है आपको कि माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि जिंदा रहने के लिए कोई मतलब अपना प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस पे चले जाना, ताकि वो जिंदा रह सके। जैसे कि कुछ बर्ड्स जो है ऐसा करती हैं, जैसे कि ये बर्ड, एक बर्ड है जो साइबेरिया में रहती है, लेकिन जब साइबेरिया मान लो कुछ ऐसा सीजन आता होगा जब उसे लगता है कि नहीं हम यहाँ पर अडेप्ट नहीं कर सकते, यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो ये बर्ड क्या करती है, साइबेरिया से उड़ करके खैलो खाडो नेशनल पार्क में आ जाती है, जो कि भरतपुर पर है। समझा? उतना समझो तो साइबेरिया से उड़ करके ये बर्ड जो है कहाँ आ जाती है, भरतपुर आ जाती है, माइग्रेट कर जाती है, ताकि ये जिंदा रह सके, फूड इसे मिल सके, शेल्टर इसे मिल प्रोवाइड कर सके, है ना, इसलिए वो आ जाती है। अब लास्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या है? अब देखो, हमने तीनों की बातें कर लिया, माइग्रेशन भी समझ लिया। सस्पेंशन ये कहता है कि अगर किसी को जिंदा रहना है, या तो वो माइग्रेट कर जाए, मतलब दूसरी जगह चल जाए, हमने ये तक यहाँ तक ये समझा, या तो रेगुलेटर जैसा कर जाए, या तो फिर कुछ नया कर ले। मतलब लेकिन सस्पेंशन का मतलब है कि अगर उसे माइग्रेट नहीं करना है, बिना माइग्रेट किए ही उसे जिंदा रहना है, तो वो क्या करे, या सो जाए या तो मर जाए, दो ही काम है। तो सो जाए या मर जाए, मतलब कि जैसे कि देखो, कोई जानवर है, कि बियर है, जो क्या करता है, ये विंटर स्लीप लेता है ना। जब ठंडे का महीना आता है, मतलब दिन भर काम करेगा, मतलब गर्मी के टाइम पे काम करेगा, और जो ये जब भी विंटर आता है तो ये वियर क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, विंटर स्लीप ले लेते हैं। विंटर का पूरा महीना जो है ये लोग सो करके बिताते हैं, ताकि ये क्या रहे, जिंदा रह सके। क्योंकि आपको पता है, आप जब सोते हो ना तो भूख नहीं लगती है।
है ना। तो ये बियर्स भी इसी तरह करते हैं, ठंड के महीने में सो जाते हैं और पूरा महीना जो है ये लोग सो करके ही बिताते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन। ये लोग किसमें चले जाते हैं, बोलते हैं, कहीं सुना भी होगा कि जो बियर्स हैं वो हाइबरनेट करते हैं, हाइबरनेशन में जा चुके हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो समर स्लीप लेते हैं, जैसे कि हो गया कुछ स्नेल्स हो गए और कुछ फिशेस, ये जो होते हैं ना, ये अब जिन्हें खाना नहीं मिलता तो ये समर स्लीप ले लेते हैं। समर स्लीप लेते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एस्टिवेशन। क्लियर है। अब लास्ट है डाइपॉज। डाइपॉज कहता है एक ऐसा स्टेज जहां पर अपना डेवलपमेंट को सस्पेंड कर लो, है ना, जहां पर अपने डेवलपमेंट को क्या कर दो, सस्पेंड कर दो, कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा, उस वो प्रोसेस को कहते हैं डाइपोज। और ये डाइपोज सिर्फ करता है जू प्लैंक्टन्स। कौन करता है, तो जू प्लैंक्टन्स करते हैं। आपको मेन याद रखना है, बता दूं मैं, रेगुलेटर आपको याद रखना है और सस्पेंशन, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। पर ऐसा नहीं कि माइग्रेशन नहीं आ सकता, मैं ये नहीं कहा कि माइग्रेशन नहीं आ सकता, मैंने ये कहा कि ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर माइग्रेशन अगर आप पढ़ लोगे तो कितना ही क्या हो जाएगा, है ना, आप पढ़ लेना, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ी स्टडी भी चाहिए ना। अब आते हैं एडेप्टेशन में। देखो, जब हमने बात किया ना कि वो माइग्रेट कर जा रहा है, कोई क्या कह रहा है, मैंने बोला था ना, जब वो एडप्ट नहीं कर पा रहा था तो वो माइग्रेट कर जा रहा था। तो एडप्ट का मतलब ही क्या होता है कि वो वही एरिया, मतलब वही प्लेस को वो क्या कर ले, एडप्ट कर ले, उसी को कहते हैं एडप्शन, एडप्टेशन। जैसे कि वो जो बर्ड है, ये साइबेरिया से उड़ करके क्यों जा रही थी भरतपुर, क्योंकि वो वहाँ का सिचुएशन को एडप्ट नहीं कर पा रही थी। अगर वहाँ वो ये जो बर्ड है, ये बर्ड अगर यहाँ पर ही एडप्टेशन कर लेती, मतलब यहाँ पर ही किसी तरह जिंदा रह लेती, तो हम कह देते हैं इस बर्ड ने क्या कर लिया है, एडप्टेशन कर लिया है, इसमें अपने आप ढाल लिया है ना। जैसे कि हम इंसान हैं, हम इंसान क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, चाहे ठंडा हो, बरसात हो, या तो फिर गर्मी हो, हम हमारे पास सब कुछ है। हम ऐसा तो नहीं करते ना कि ठंड आ रही है चलो कहीं और चले जाते हैं, ऐसा नहीं करते। हम अपने एरिया को अडेप्ट कर चुके हैं, है ना। जैसे कि कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो उस सिचुएशन को अडेप्ट कर रहा है ना। अगर वो अडेप्टेशन नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, माइग्रेशन कर लेगा, मतलब पढ़ाई से भाग जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसा कर लेते हैं। क्लियर है, चलो आगे आते हैं। तो एडेप्टेशन में सबसे पहला है डेजर्ट प्लांट। ऐसा ठीक है, तो एडेप्टेशन कौन कौन करता है तो वो देखना है। सबसे पहला है डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट जैसे कि ये देखो, ये जो है कि डेजर्ट प्लांट है, ये क्या कर लिया है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि आप कितना भी धूप दो, पानी नहीं भी दोगे तो भी मैं रह लूंगा, इतना ये अपने आप को अडेप्ट कर चुका है इसका। और हमें पता ही है कि इसके लीफ कैसे होते हैं, इसके लीफ बहुत ही ठीक होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं ना, देख सकते हो इसके लीफ। कैक्टस को आपने सभी ने देखा ही होगा। तो ये लीफ जो उसके होते हैं बहुत ही ठीक होते हैं, और इसके अंदर क्यूटिकल्स प्रेजेंट होता है। इसके बहुत अंदर में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा अंदर में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि अगर बाहर अगर हल्का प्रेजेंट होता तो ये धूप के कारण स्टोमाटा डैमेज हो जाता, और स्टोमाटा अगर डैमेज हो जाता तो कहीं ना कहीं ये जो प्लांट है वो भी डैमेज हो सकता था। क्लियर है। और इसके लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब है कोल्डर क्लाइमेट मैमल्स, है ना। कोल्डर क्लाइमेट मैमल्स जो होते हैं, इसके शॉर्ट ईयर होते हैं और लिम्स भी होते हैं, शॉर्ट ईयर और शॉर्ट लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें ही एक रूल लगता है, उसको कहते हैं एलेंस रूल। एलन से भी बहुत कुछ आ रहा होगा ना, एलन कोटा, है ना। तो एलेंस रूल जो है इसी में लगता है। नेक्स्ट है एक्वेटिक सील। एक्वेटिक सील भी अपने आप को अडेप्ट करते हैं। कैसे करके रखते हैं, तो इसके अंदर थिक, ये जो है थिक फैट लेयर होता है जिसको अपन कहते हैं ब्लबर। ये ब्लबर क्या करता है, तो हीट लॉस करने का काम करता है। हीट लॉस करने का काम क्यों करता है, क्योंकि देखो एक्वेटिक सील है, तो एक्वेटिक सील मतलब क्या है, पानी के अंदर रह रहा है, तो पानी के अंदर अगर इसे रहना है तो हीट को लॉस करना जरूरी है, मतलब, है ना। तो ये ब्लवर जो है हीट, रिड्यूस हीट लॉस, मतलब ये क्या करता है, हीट को लॉस को रिड्यूस करने का काम करता है। क्लियर है। अब है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस से आपको सब बहुत कुछ समझ आएगा। एल्टीट्यूड जब हम सुनते हैं ना, एल्टीट्यूड मतलब समझो तो एक हाइट है। जब कोई नॉर्मल पर्सन एक बहुत ही बड़े हाइट पे चल रहे, जैसे कि मतलब कोई माउंट एवरेस्ट चले जाए, तो वो जो वो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ऊपर हमें पता है ज़्यादातर दूर तक ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद ओजोन लेयर आ जाता है, और ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही डेंजर होता है। तो जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे कि एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है।
है ना, और कम हो जाता है, साथ ही साथ जो तो उसको मेंटेन करने के लिए जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। अब अगर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो हमें ब्लड मतलब अगर ज़्यादा बॉडी में आएगा तो हमारी वो भी तो मतलब समझो तो वो नुकसान है ना। तो इसी को कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस कि जब हाइट पे कोई चला जाए तो उसमें ऑक्सीजन की जो कमी होती है जिसके कारण आरबीसी का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है ना। ताकि वो इंक्रीज क्यों होता है, ताकि वो मतलब वो मेंटेन कर सके, ऑक्सीजन नहीं मिला तो भाई मेंटेन कर सके कि तुम्हारा बॉडी जो है को कुछ नहीं होने देगा, इसलिए वो ऐसा होता है। फिर अब मैंने बताया ना थोड़ा सा बिहेवियरल का एक वर्ड आया था कहीं, देखो बिहेवियरल का मतलब क्या होता है कि एक डेजर्ट लिजार्ड है ना, एक डेजर्ट लिजार्ड है। डेजर्ट लिजार्ड है मतलब कि वो डेजर्ट में प्रेजेंट है, पाया जाता है। तो वो अपने आप को अडेप्ट किस तरह किया है वो देखो, आपको पता है कि डेजर्ट जो है वो ऊपर से जितना गर्म होता है, अगर आप रात में जाओ तो उतना ही ठंड भी लगता है हमें। तो वो डेजर्ट को, जो डेजर्ट लिजार्ड है उसे दोनों सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, चाहे तो वो गर्मी को हैंडल करे और ठंडा को भी हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबको ये चीज़ पता है कि डेजर्ट एरिया में जितना जी ज़्यादा हमें धूप लगता है दिन में, उतना ही ज़्यादा ठंड भी लगता है। तो जो डेजर्ट लेजर्ड है अपने आप को अडेप्ट कर चुका हो रहता है, जब इसे ज़्यादा धूप लगता है तो ये क्या चलता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, और जब इसे थोड़ा यानी कि ठंड लगने लगता है तो ये ज़मीन के ऊपर आ जाता है। इसी को कहते हैं बिहेवियरल, जो कि हमने इसमें पढ़ा था। कहाँ गया, ये रहा। कहीं तो था ना, ये रखा, जो रेगुलेटर्स मैंने पढ़ा था ना बिहेवियरली, यही था। क्लियर है। लास्ट है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है ये भी अपने आप को अडेप्ट कर चुका है। किस तरह से ये रहता कहाँ पर है, तो ये रहता है हर्स हैबिटेट पर। क्लियर है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बताऊं मैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं तो वह एक्वेटिक सील और दूसरा है डेजर्ट प्लांट। क्लियर है। अब देखो ये जो एक एक टेबल दिख रहा है आपको, ये टेबल आपको समझना है ना। ये टेबल क्या चीज़ का है, ये बता रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड। ये भी एक किराया है, पिरामिड है, लेकिन इसमें बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट एज है। जैसे कि देखो ये पिरामिड क्या है, बड़ा है, इससे छोटा है, फिर ये इससे छोटा, उससे छोटा, ऊपर वाला उससे छोटा, ऊपर वाला उससे छोटा, और सबसे ऊपर वाला सबसे छोटा है। तो ये एक तरह से समझो तो एक सीक्वेंस में है ना, एक सीक्वेंस में पिरामिड अगर रखा हो तो हम उस पिरामिड को कहेंगे एक्सपेंडिंग पिरामिड। क्या कहेंगे, एक्सपेंडिंग पिरामिड, है ना। अब देखो ये पिरामिड, देखो ये पिरामिड का साइज क्या है, बड़ा है, और इसके ऊपर जो पिरामिड रखा हुआ है वो भी, उसका भी साइज मतलब कि क्या है, सेम है ना। ये पिरामिड और ये पिरामिड, दोनों पिरामिड का साइज कैसा है, दोनों पिरामिड का साइज कैसा है, तो इक्वल है ना। लेकिन उसके ऊपर अगर पिरामिड पे जाओ तो वो कैसा पिरामिड है, छोटा है, इसके ऊपर वाला पिरामिड उससे छोटा, उससे वाला पिरामिड उससे छोटा। तो जब भी कहीं ऐसा सीक्वेंस दिखे पिरामिड का तो समझ जाना वो पिरामिड कैसा है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है ना। मतलब कि दो पिरामिड सेम साइज के, बाकी सब छोटे छोटे, तो हम कहेंगे स्टेबल है। अगर एक पिरामिड सबसे बड़ा फिर उससे छोटा छोटा आता जाएगा तो हम कहेंगे उसको एक्सपेंडिंग पिरामिड। और कहीं पिरामिड अगर दिख जाए कि ये पिरामिड सबसे बड़ा है, उसके इधर नीचे आओ तो इससे छोटा पिरामिड, उसके नीचे उससे छोटा पिरामिड, और ऊपर भी देखो तो इससे छोटा पिरामिड, इससे छोटा पिरामिड, अगर इस सीक्वेंस में पिरामिड का अरेंजमेंट है तो हम कहेंगे उसको डिक्लाइन पिरामिड। क्लियर है। और कुछ ज्यादा उसमें समझना नहीं था। अब यहाँ मेन चीज समझना है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। पहला हमारा है नेशनैलिटी, है नेटिलिटी, सॉरी नेटिलिटी। नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ। नेटिलिटी का मतलब क्या होता है, बर्थ। अब सिंपल सी बात है, अगर बर्थ हो रहा है किसी का, मान लो इंडिया है, इंडिया में किसी का बर्थ हुआ, तो बर्थ हुआ तो इंडिया का पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसको है ना बढ़ जाएगा, अब इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो डेथ रेट हमारा कंट्रोल करता है ना। तो उस डेथ रेट को ही कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। तो नेटिलिटी और मोर्टेलिटी समझ में आ गया होगा कि नेटिलिटी मतलब बर्थ, बर्थ हुआ तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। और अगर मोर्टल तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन आगे आता है, डेथ रेट आता है, जिसको कहते हैं मोर्टिलिटी। क्लियर है। अब देखो फिर है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन कहता है कि मान लो कोई भी आया इंडिया में, है ना, बाहर से कोई भी मतलब विदेशी समझो ना, कोई भी ऑस्ट्रेलिया से या कहीं से आ गया, हांगकांग से आ गया, इंडिया में हमारा आ गया। तो इंडिया से में आया मतलब इंडिया का पॉपुलेशन क्या हुआ, बढ़ गया। और इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी आदमी इंडिया से बाहर चला गया कहीं पढ़ने के लिए, जैसे कि यूक्रेन चला गया, तो यह क्या हुआ, इंडिया का पॉपुलेशन कम हो गया।
इंडिया का पॉपुलेशन क्या हुआ, कम हो गया। तो अगर वो इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कहेंगे ई माइग्रेशन, और इंडिया का पॉपुलेशन घट रहा है तो कहेगा ई माइग्रेशन। दोनों में कंफ्यूजन मत करना, वहाँ आई है यहाँ ई है बस, बाकी वर्ड सेम है, कंफ्यूज मत होना। फिर है एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। पहले मैं इसको पहले ये बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी, तो याद कर लेना है ना, कंफ्यूज मत होना, खास करके नेटिलिटी और मोर्टेलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक है ना, पहले बताते हैं लॉजिस्टिक को। देखो लॉजिक अगर थोड़ा सा भी अगर आप लगाओ तो आपको ये लॉजिक पता चल जाएगा कि जो रिसोर्सेस हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्स बोले, कोई रिसोर्स, ये हमेशा लिमिटेड होते हैं। कभी भी ऐसा होता है कि अनलिमिटेड रिसोर्स, ऐसा तो नहीं ना, हमारे पास क्या अनलिमिटेड लैंड है क्या, नहीं। हमारे पास अनलिमिटेड वाटर है क्या, नहीं है। हमारे पास क्या अनलिमिटेड फॉरेस्ट है क्या, नहीं है। तो हमारे पास सब कुछ क्या है, एक लिमिट में ही है ना। तो थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाते हो तो ये आपको ट्रिक भी याद हो जाएगा कि लॉजिक स्टिक है मतलब कि लिमिटेड रिसोर्स है, और एक्सपोनेंशियल है मतलब कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। क्लियर है? अगर आपको ट्रिक। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे को जरूर बताना कि आपको सबसे मजेदार इसमें कौन सा टॉपिक लगा, वो भी मेरे को कमेंट जरूर करना। और बात करते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है ना। नीट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको है यहाँ पर इंटरेक्शन वाला टॉपिक, जो कि हमने पढ़ा था ना, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, ये सारे इससे क्वेश्चन जो बहुत सारे आते हैं नीट में, तो इसमें फोकस जरूर करना। थोड़ा कंफ्यूजन था, पर हमने इतने इजी तरीके के साथ कवर किया था, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात करते हैं पिरामिड जो पढ़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जीपीपी एनपीपी जो हमने पढ़ा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आप इस आपकी टॉपिक को एक बार फिर से जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अच्छे से एग्जाम देना, और थैंक यू।